तो सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। आई होप सब अच्छे हैं, बढ़िया हैं। एंड बीच में जो 2 दिन की छुट्टियां थी, इसमें अपने अच्छे से मन लगा करके पढ़ाई करी होगी एंड अपना प्रॉपर अच्छे तरीके से रिवीजन किया होगा। ठीक है ना, मान के चलता हूँ मैं। ओके, सही सही मान रहा हूँ ना, कोई गलत तो नहीं है? मन लगा के रिवीजन किया ना 2 दिन की छुट्टियों में, सैटरडे संडे। क्वेश्चंस ट्राई करे आप लोगों ने, कुछ रिवाइज किया? आपका एक तो काम था रिवीजन करना था आपको। ये जो हम सेट्स चैप्टर पढ़ रहे थे, सेट्स रिलेशन एंड फंक्शन, इसका आपको रिवीजन करना था। कोई डाउट्स हैं आपको इस चैप्टर के अंदर? अभी तक जितना हमने किया है चैप्टर सेट्स, इसमें कोई डाउट है? क्या होता है सेट्स? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स पोजेसिंग अ सिमिलर नेचर और कैरेक्टरिस्टिक। ये होता है ना सेट। ठीक है ना, देखो कहाँ लिखी डेफिनेशन, यहाँ पे देखो कहाँ गई भाई, ये रही। क्या होता है? सेट कैन बी डिफाइंड एज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स possessing a similar nature or characteristic. This collection may be listed or described. Each object is called an element of the set. We usually denote set by capital letters and their element by small letters. The elements are represented in braces. इसको हम क्या कहते हैं? ब्रेसेस। ठीक है ना, ब्रैकेट्स जो हैं, फ्लावर ब्रैकेट्स, इनको हम ब्रेसेस बोलते हैं। तो देखो यहाँ पर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर। ठीक है ना, ईच ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एन एलिमेंट, और ये ए ई आई ओ यू एलिमेंट्स हैं। वी यूजुअली डिनोट अ सेट बाय कैपिटल लेटर। सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, ए आ गए कैपिटल ए, एंड देयर एलिमेंट बाय स्मॉल लेटर्स, और इसके जो एलिमेंट्स है ए ई आई ओ यू स्मॉल लेटर से है। और इसको हमने किसके अंदर रिप्रेजेंट किया है? ब्रेसेस के अंदर। वो ब्रेसेस आपकी ये रहे। ठीक है ना, ब्रेसेस के अंदर रिप्रेजेंट किया है। तो ये सब चीज़ हम कर चुके हैं वैसे तो। ठीक है ना, 3 टाइप से आप एक सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्या थे वो 3 टाइप? एक थे रोस्टर, ब्रेसेस या रॉ फॉर्म, जिसको हम लिस्टेड फॉर्म भी बोलते हैं, लिस्टेड। ठीक है ना, और एक था एल्जेब्रिक सेट बिल्डर मैथमेटिकल फॉर्म, जिसको हम प्रॉपर्टी मेथड और रूल मेथड भी बोलते हैं। ठीक है ना, और एक था डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। और इन दोनों को कंबाइंड हम क्या बोल सकते हैं? इन दोनों को कंबाइंड मिला करके हम डिस्क्रिप्शन मेथड भी बोल सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ठीक है ना, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ये लिखा था ना, लिस्टेड और डिस्क्राइब्ड। तो ये जो डिस्क्राइब्ड फॉर्म है, ये भी इन दोनों को बोला जा सकता है, एल्जेब्रिक को भी और डिस्क्रिप्टिव को भी। तो ये सब हम लोगों ने कर लिया था। ये जो इंपॉर्टेंट साइंस एंड सिंबल्स थे, ये भी हम लोगों ने काफ़ी सारे तो समझ लिए थे। ठीक है, जो पहला वाला था ये होता है सच दैट, ये होता है एंड, ये होता है बिलोंग्स टू, ये होता है डज नॉट बिलोंग्स टू, ये होता है एम्प्टी सेट, ये होता है क्या? इंटरसेक्शन, ये क्या होता है? यूनियन। ठीक है ना, इंटरसेक्शन यूनियन के बारे में आज हम अच्छे से डिटेल में बातें करेंगे। ये होता है टू का सिंबल, टू ए टू बी। अगर मुझे लिखना है ए टू बी, तो मैं कैसे लिखूंगा? ए टू बी। कैसे लिखूंगा? ए टू बी। ठीक है ना, फिर ए कॉम्प्लीमेंट या फिर ए डैश, ये क्या होता है? आज अच्छे से डिटेल में समझेंगे इस चीज़ को। ए किसका साइन होता है? सबसेट का। ये प्रॉपर, ये इम्प्रॉपर सबसेट का, और ये प्रॉपर सबसेट का। ठीक है ना, प्रॉपर सबसेट का साइन होता है सी। ठीक है ना, लंबा स्ट्रेच्ड सी, और इम्प्रॉपर सबसेट का साइन होता है स्ट्रेच्ड सी विथ इक्वल मार्क। ठीक है ना, ये होता है नॉट अ सबसेट का साइन, ये होता है सुपर सेट का साइन। ये क्या है? पी ए, ये अभी हम पढ़ने वाले हैं, जस्ट इसी से शुरुआत करेंगे आज की क्लास की। पी ए, ठीक है ना, पी ए मतलब होता है पावर सेट। पी ए मतलब होता है पावर सेट। ये होते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स, ये होते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, और ये होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन एनी सेट। ठीक है ना, तो इनके बारे में आज अच्छे से और चर्चा करेंगे हम लोग। वैसे तो कर चुका हूँ मैं, लास्ट क्लास में हमने सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जब पढ़े थे। ठीक है ना, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो इसके अंदर हमने काफ़ी चीज़ों की बातें कर ली थी। ठीक है ना, ऑर्डर्ड पेयर्स की बात कर ली थी, कार्डिनल नंबर, ठीक है ना, इसकी बात कर ली थी। ठीक है ना, कार्डिनल नंबर मतलब एन ए और हैशटैग ए, जो आखिरी चीज़ लिखी है इस पेज पर, कार्डिनैलिटी, ये होता है कार्डिनल नंबर, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन एनी सेट। किसी भी सेट में कितने एलिमेंट्स हैं उसको हम बोलते हैं कार्डिनल नंबर। ठीक है ना, कार्डिनल नंबर। हमने टाइप्स ऑफ सेट भी पढ़ना शुरू कर दिया था लास्ट क्लास के अंदर। हमने फाइनाइट सेट पढ़ा था, एक सेट जिसके अंदर काउंटेबल एलिमेंट्स होते हैं। इनफाइनाइट सेट जिसके अंदर ठीक है ना, क्या होता है? अनकाउंटेबल एलिमेंट्स होते हैं, जिनको काउंट नहीं किया जा सकता। फिर एम्प्टी सेट, नल सेट या वाइट सेट, जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होता। ठीक है ना, सिंगलटन सेट, एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट होता है, और वो एलिमेंट कुछ भी हो सकता है। इक्विवेलेंट सेट्स कब यूज करते हैं? जब दो सेट है ए और बी, और दोनों में नंबर ऑफ
नंबर ऑफ एलिमेंट बिल्कुल सेम हो, नंबर ऑफ एलिमेंट बिल्कुल सेम हो तो उन दो सेट्स को हम इक्विवेलेंट सेट बोलते हैं। एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, और अगर उन दोनों सेट में एलिमेंट्स ही सेम है, क्या एलिमेंट्स सेम है, तो उसको हम इक्वल सेट बोलते हैं। जैसे कि देखो एग्जांपल से समझते हैं, एक सेट है आपके सामने, एक सेट है ए, एक सेट है बी, तो सेट ए के अंदर 2 4 6 है, सेट बी के अंदर भी 2 4 6 है, ठीक है ना। तो ए और बी के अंदर जो एलिमेंट्स है वो बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम, तो ए और बी क्या हो गए, इक्वल सेट्स हो गए। और ये वाला एग्जांपल देखो, सेट ए है, सेट बी है, इसके अंदर 1 3 5 है और इसके अंदर 2 4 6 है, क्या एलिमेंट सेम है ए और बी सेट के? आंसर इज नो, एक भी एलिमेंट सेम नहीं है, ठीक है ना। सेम होना तो बहुत दूर की बात, एक भी एलिमेंट सेम नहीं है, बट नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, तो ए और बी क्या हो गए, इक्विवेलेंट सेट हो गए। बट इक्वल सेट नहीं है, क्योंकि एलिमेंट भी सेम होते अगर, तो फिर इनको हम इक्वल सेट बोलते। और यहाँ पर नीचे वाले एग्जांपल में ए और बी इक्वल सेट हैं, क्योंकि इसमें एलिमेंट्स जो हैं वो बिल्कुल सेम है। तो हमने क्या कंक्लूजन निकाला था कि हर एक इक्वल सेट इक्विवेलेंट होता है। जैसे ए और बी यहाँ पर जो है एग्जाम्पल, ये वाला एग्जाम्पल जो है, इसमें ये इक्विवेलेंट सेट भी है, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है। बट हर एक इक्विवेलेंट सेट जो है वो इक्वल सेट नहीं होता। जैसे इक्विवेलेंट सेट तो है बट इक्वल सेट नहीं है, ठीक है ना। फिर हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ी थी, सबसेट्स क्या होते हैं, ठीक है ना। अगर एक सेट होता है मेन सेट, सेट ए, एक अगर मेन सेट है सेट ए जिसके अंदर 1 2 और 3 तीन एलिमेंट्स हैं, तो इसके कितने सबसेट बन सकते हैं, वो हमने 7th पॉइंट के अंदर पढ़ा था, कितने सबसेट बन सकते हैं। तो इसका आंसर क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन नंबर ऑफ सबसेट्स दैट कैन बी मेड इज 2 to the power n, where n is equal to number of element in मेन सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन मेन सेट। तो इसके अंदर 3 एलिमेंट है, तो 2 की पावर 3 यानी कि 8 सबसेट हम बना सकते हैं इस सेट के। और वो 8 सबसेट क्या थे, एक था 1, ये इस सेट का सबसेट है, एक था 2, ये भी इस सेट का सबसेट है, एक था 3, ये भी मेन सेट का सबसेट है, फिर एक था 1 2, ये भी एक सेट है जो कि मेन सेट का सबसेट है, फिर एक था 1 3, फिर एक था 2 3, फिर एक था 1 2 3, ठीक है ना। ये भी सबसेट है बट इम्प्रॉपर सबसेट, बाकी सब जितने भी मैंने लिखे सारे क्या थे, प्रॉपर सबसेट। और एक आखिरी हो गया 5, यानी कि एम्प्टी सेट, ठीक है ना। एक एम्प्टी सेट किसी भी सेट का सबसेट होता है, एक एम्प्टी सेट किसी भी सेट का सबसेट होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 सबसेट बन सकते हैं इस मेन सेट के, ठीक है ना। तो ये हमने सबसेट के अंदर पढ़ा था। और हमने क्या देखा था कि नंबर ऑफ सबसेट कितने बन सकते हैं, 2 की पावर n, और नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितने बन सकते हैं, 2 to the power n - 1, क्योंकि इन सभी सबसेट के अंदर सिर्फ एक इम्प्रॉपर सबसेट होता है जो कि एग्जैक्टली मेन सेट के बराबर दिखता है, ये है इम्प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट कितने बन सकते हैं, 2 to the power n - 1। तो ये सारी चीज़ें हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, क्विक रिवीजन करा रहा था मैं सिर्फ आप लोगों को, ठीक है ना। सबसेट तक हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। अब आज की क्लास में हम लोग कहाँ से शुरुआत करने वाले हैं, आज की क्लास में हम शुरुआत करने वाले हैं विद पावर सेट। आज हम पावर सेट और इसके आगे का जितना भी है ये सब पढ़ेंगे, ठीक है ना। पावर सेट और इसके आगे का जितना भी है ये सब पढ़ेंगे। अब सुनो पावर सेट क्या होता है ठीक है ना, ध्यान से समझना एकदम प्यार से। पावर सेट बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी। ऐसा समझो कि जो ए सेट था, ए सेट, इसके कितने सबसेट बन सकते थे, वो ये सारे लिख दिए मैंने, आपको दिख रहे हैं 1 2 3 1 2 1 3 2 3 1 2 3 एंड नल सेट, एम्प्टी सेट, ठीक है ना। ये सारे इसके सबसेट हैं। यानी ए कितने कितने ए के कितने बच्चे हो सकते हैं, पहले तो समझो ए के कितने बच्चे हो सकते हैं, यानी कि ए के कितने सबसेट हो सकते हैं। ए के कितने बच्चे हो सकते हैं यानी कि ए के कितने सबसेट हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ए के कितने बच्चे हो सकते हैं, 2 की पावर n। ए के कितने बच्चे हो सकते हैं, 2 की पावर n, और वो सारे बच्चे ए रहे। अगर इन बच्चों की एक ग्रुप फोटोग्राफ ले ली जाए, एक ग्रुप फोटोग्राफ ले ली जाए, ठीक है ना, यानी कि इनको भी एक सेट के अंदर डाल दिया जाए, इनका भी एक सेट बना दिया जाए बेसिकली, ठीक है ना। ए के जितने भी सबसेट बन सकते हैं अगर उनका भी एक सेट बना दिया जाए तो इसको हम बोलते हैं पावर सेट ऑफ ए, इसको हम बोलते हैं पावर सेट ऑफ ए, ठीक है ना। दोबारा सुनना मेरी बात को, ए के जितने भी सबसेट बन सकते हैं उन सभी सबसेट का एक सेट बना दिया जाए तो इसको हम बोलते हैं पावर सेट ऑफ ए। यानी कि ए के कितने बच्चे हो सकते हैं, 8, और उन 8 के 8 बच्चों को हम एक सेट के अंदर डाल दें सॉरी, उन 8 के 8 बच्चों को अगर हम एक सेट के अंदर डाल दें तो इसको हम बोलते हैं पावर सेट। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द कलेक्शन ऑफ
all possible subset of a given set, the collection of all possible subset of a given set is called power set. दोबारा सुनो, एक सेट के, एक गिवन सेट के कितने 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 सबसेट बन सकते हैं, कितने पॉसिबल सबसेट बन सकते हैं, इनके कलेक्शन को हम पावर सेट बोलते हैं, इनके कलेक्शन को हम पावर सेट बोलते हैं, ठीक है ना। अब सुनो, बहुत बहुत ध्यान से सुनना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ए कितने हो सकते हैं, एक पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट हो सकते हैं, ठीक है ना। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि मेन सेट में कितने एलिमेंट हैं। देखो यहाँ पे मेन सेट में 3 एलिमेंट है, और इसके पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ पावर सेट का फॉर्मूला क्या हो गया, 2 पावर n, यानी कि 2 पावर n जो है ये दो चीज़ों का फॉर्मूला है, दो चीज़ों का, एक नंबर ऑफ सबसेट्स का और एक नंबर ऑफ पावर सेट का, ठीक है ना। ध्यान से सुनना, 2 पावर n दो चीज़ों का फॉर्मूला है, एक नंबर ऑफ सबसेट्स का और एक नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट। जो एलिमेंट ए, जो सेट ए है, इसके अंदर 3 एलिमेंट है 1 2 3, इसके कितने सबसेट बन सकते हैं, फॉर्मूला होता है 2 पावर n, यानी 2 पावर 3 की 3 एलिमेंट है तो 2 पावर 3 कितने हो गए 8, और वो 8 के 8 सबसेट देखो ये रहे, एक आ गया 1, एक आ गया 2, एक आ गया 3, एक आ गया 1 और 2 का कॉम्बिनेशन, एक आ गया 1 और 3 का कॉम्बिनेशन, एक आ गया 2 और 3 का कॉम्बिनेशन, एक 1 2 3 इकट्ठे आ गए और एक एम्प्टी सेट। ये क्या है, ये ऑल पॉसिबल सबसेट है, ऑल पॉसिबल सबसेट जो बन सकते हैं सेट ए के, इनके कलेक्शन को यानी इनके सेट को हम पावर सेट बोलते हैं, इनके सेट को हम पावर सेट बोलते हैं। तो ये सारे एलिमेंट के बाहर आजू बाजू में अगर मैं ब्रेसेस लगा दूं, यानी इन सारे सबसेट को मैं बड़े बड़े दो ब्रेसेस के अंदर डाल दूं, तो ये एक सेट बन जाएगा, ये एक सेट बन जाएगा, और इस सेट को हम पावर सेट बोलेंगे, सिंपल। अब देखो कितनी कॉमन सेंस वाली बात है, ए के कितने सबसेट बन सकते हैं, 2 पावर n, और जितने भी सबसेट बन सकते हैं इनके सेट को हम पावर सेट बोलते हैं। तो एक पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट हो सकते हैं, 2 की पावर n। तो इसमें तो कॉमन सेंस है ना भाई, इसमें कुछ रटने वाली चीज़ तो है नहीं, रटने वाली चीज़ तो है नहीं। एक ए जो सेट है इसके कितने सबसेट बन सकते हैं, 2 पावर n, और एक ए का जो पावर सेट बनेंगे उसमें कितने एलिमेंट होंगे, 2 की पावर n, क्योंकि जो जितने भी सबसेट बन सकते हैं, जितने भी सबसेट बन सकते हैं सेट ए के, वही एलिमेंट होंगे इसके पावर सेट के, वही एलिमेंट्स होंगे ए के पावर सेट के। तो दोनों का फॉर्मूला सेम ही तो होना चाहिए, ठीक है ना, दोनों का फॉर्मूला सेम होना चाहिए। तो देखो नंबर ऑफ पावर सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होना चाहिए, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ ELEMENTS एलिमेंट्स इन अ पावर सेट, क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पावर सेट क्या होगा, कितना होगा, 2 पावर n, कितना होगा, 2 पावर n। तो देखो एक सेट ए है जिसके 3 एलिमेंट हैं, तो पावर सेट ऑफ ए क्या होगा, पावर सेट ऑफ ए क्या होगा, हमें क्या करना है, ए के जितने भी सबसेट बन सकते हैं सारे के सारे बनाना है। तो देखो एक बनेगा 1, एक बनेगा 2, एक बनेगा 3, एक बनेगा 1 2, एक बनेगा 1 3, एक बनेगा 2 3, एक बनेगा 1 2 3 और एक बनेगा एम्प्टी। और देखो ये मैंने इन सभी को ब्रेसेस के अंदर डाल दिया, ठीक है ना। तो ये क्या बन गया, अब ये बन गया पावर सेट ऑफ ए, और इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एलिमेंट्स है, ठीक है ना। बहुत इजी है पावर सेट, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। अब अगला आता है पावर सेट ऑफ अ पावर सेट, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, पावर सेट ऑफ अ पावर सेट। अब इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा एक फ्रेश एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। लेट से मेरे पास एक सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैं जितने भी सबसेट बन सकते हैं सेट के वो बना रहा हूँ, सबसेट्स बना रहा हूँ सेट ए के। तो क्या क्या सबसेट बन सकते हैं, एक तो बनेगा 1, एक बनेगा 2, ठीक है ना, एक बनेगा 1 2 और एक बनेगा 5। इसके अलावा कोई और सबसेट बन सकता है क्या, इसका नहीं बन सकता, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या होता है, 2 पावर n यानी कि 2 की पावर 2 यानी कि 4, और वो 4 सबसेट ए है, ठीक है ना। और अगर मैं इन सबको बड़े वाले ब्रेसेस में डाल दूं तो ये क्या हो गया, पावर सेट ऑफ ए हो गया, ठीक है ना, पावर सेट ऑफ ए हो गया। अब आगे सुनना मेरी बात ध्यान से, अब मैं जानना चाहता हूँ पावर सेट, ठीक है ना, ऑफ अ पावर सेट ऑफ ए क्या होता है। तो आपको ध्यान से सुनना, एक ही सेंटेंस में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा।
जो आपने ए के साथ किया पी ए निकालने के लिए, जो आपने ए के साथ किया पी ए निकालने के लिए, वही सेम काम आपको पी ए के साथ करना है पी ए निकालने के लिए। यानी कि अब आपको क्या करना है, जैसे कि एक सेट ए था जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स थे, आपने उसके सबसेट्स बना दिए। अब एक सेट है जिसके अंदर 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4, और इसके आपको सबसेट बनाने हैं। अब आपको इसके सबसेट बनाने हैं, तो बताओ अगर हम मान के चले कि एक सेट है जिसके अंदर 1 2 1 2 और एम्प्टी और ये 5, ये 4 एलिमेंट हैं। एक सेट है जिसके अंदर ये 4 एलिमेंट्स हैं। ध्यान से सुनना, एक सेट है जिसके अंदर ये 4 एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। अब बताओ इसके कितने सबसेट बन सकते हैं, 2 पावर 4 यानी कि 16। तो पी ए जो पावर सेट ऑफ ए होगा, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, 16। और 16 एलिमेंट्स क्या होंगे, ये जो 4 एलिमेंट है इनके सबसेट, ठीक है ना। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इन सभी का सबसेट बना रहा हूँ, ये 4 एलिमेंट का सबसेट बना रहा हूँ। तो पहले तो इंडिविजुअली लिख देता हूँ, एक हो गया ये, एक हो गया ये, फिर एक हो गया ये, एक हो गया ये, एक हो गया ये, 4 हो गए, 1 2 3 4, ठीक है ना, 4 हो गए, ठीक है ना। अब आगे सुनना मेरी बात, आगे सुनना। अच्छा मैं एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, चलो थोड़ी देर में बताता हूँ, ठीक है ना। 4 हो गए, 1 2 3 4। अब आगे सुनो, 1 2, यानी मैंने इन दोनों का कॉम्बिनेशन, ये एक सबसेट है इस सेट का, बोल सकते हैं ये सबसेट है इस सेट का, बोल सकते हैं, ठीक है जी। अगला देखिए, 1 1 2, ये भी एक सबसेट है इस सेट का, ठीक है ना। आगे देखिए, ये भी एक सबसेट है इस सेट का। आगे देखिए, ये भी एक सबसेट है पी ए वाले सेट का, ठीक है। आगे देखिए, ये भी एक सबसेट है इस वाले सेट का। आगे देखिए, ये भी एक सबसेट है इस वाले सेट का। आगे देखिए, तो मैंने 1 2 1 1 2 1 5 बना दिया, फिर 2 1 2 2 5 बना दिया, ठीक है ना, फिर 1 2 और 5 बना दिया, ठीक है जी, सारे बन गए। अब 1 2 1 2, 3 3 के कॉम्बिनेशन बनेंगे। अब पहले सिंगल सिंगल लिखे, फिर 2 2 के कॉम्बिनेशन भी लिखे, अब 3 3 के कॉम्बिनेशन बनाऊंगा। 1 2 5, ठीक है जी। अगला 1 2 1 2 1 2 5, अब 2 1 2 और 5, ठीक है ना, 2 1 2 5। इसके अलावा क्या बन सकता है, 1 1 2 5 बन सकता है, 1 1 2 5, ये नहीं बनाया अभी मैंने, 1 1 2, ठीक है ना, और 5, ठीक है ना, 1 1 2 5 बन सकता है। और कुछ बन सकता है क्या, कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 बन चुके हैं। और 2 और बनना है, वो मुझे पता है कौन से बनेंगे, बहुत ईजी है। एक में तो आ जाएंगे सारे के सारे, 1 2 1 2 और 5, ठीक है ना, एक में तो आ गए सारे, और एक आ गया एम्प्टी सेट, एक आ गया एम्प्टी सेट, ठीक है ना। एम्प्टी सेट जो है और ये जो है, ये दोनों में फ़र्क है, आपको समझना है। ये एक सेट है कंटेनिंग वन एलिमेंट दैट इज 5, ये एक सेट है कंटेनिंग वन एलिमेंट दैट इज 5, और ये एक एम्प्टी सेट है, ये एक एम्प्टी सेट है, दोनों में फ़र्क है, ठीक है ना। एक एलिमेंट था यहाँ पर 5, एक एलिमेंट था यहाँ पर 5, तो इसको अगर मैं सेट में डालूंगा तो ऐसे डालूंगा इस तरीके से। और मैंने क्या बोला था, एक एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है, तो इस सेट का एक सबसेट एम्प्टी सेट भी होना चाहिए, इसको हम एम्प्टी सेट बोलेंगे, क्या आंसर इज नो, एम्प्टी सेट ये है। तो ये दो अलग अलग चीज़ होती हैं, ठीक है ना। अब इनका जब मैं एक सेट बना दूंगा,
इसको मैं बोलूँगा पावर सेट ऑफ अ पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ अ पावर सेट ऑफ ए। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर क्या एग्जाम में ऐसा बनाने को आएगा? आंसर इज नो, कोई चांस ही नहीं है। अगर एक सेट के अंदर दो एलिमेंट हैं तो उसके पावर सेट के अंदर 4 एलिमेंट हैं और उसके पावर सेट के भी पावर सेट में 16 एलिमेंट हैं, ठीक है ना, 16 एलिमेंट्स हैं। तो क्या ये 16 एलिमेंट्स आप बना करके आओगे एग्जाम में? क्या ऐसा ऑप्शन होंगे इतने बड़े बड़े? आंसर इज नो, मैंने तो आज तक नहीं देखा है क्वेश्चन। बट हाँ, एक चीज़ आपको समझनी है, एग्जाम में जो आ सकता है वो है, अगर एक सेट ए है जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं 1, 2, तो हाउ मैनी एलिमेंट्स विल बी देयर, हाउ मैनी एलिमेंट्स विल बी देयर इन पावर सेट ऑफ अ पावर सेट ऑफ ए। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, हाउ मैनी एलिमेंट्स विल बी देयर इन अ पावर सेट ऑफ अ पावर सेट ऑफ ए, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको ये नहीं बताना कि इसके जो सबसेट हैं वो क्या क्या होंगे, बट आपको ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर एलिमेंट्स कितने होंगे। और इसका फॉर्मूला होता है बहुत ही ज़्यादा इजी, एंड दैट इज 2 टू द पावर 2 टू द पावर n। और n क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन मेन सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मेन सेट, और ये है मेन सेट आपका, ठीक है ना। इसी की हेल्प से तो आपने पावर सेट ऑफ अ पावर सेट बनाया है, तो ये हो गया आपका मेन सेट। इसमें दो एलिमेंट्स हैं, तो 2 टू दी पावर 2 टू दी पावर 2, ये जो n है ये क्या आ गया? 2 आ गया, ठीक है ना। 2 और 2, ये वाले जो 2s हैं, ये जो दो 2s हैं, ये एज इट इज रहेंगे, इनमें कोई चेंज नहीं है। 2 टू दी पावर 2 ये हमेशा रहेगा, चाहे ए सेट के अंदर 3 एलिमेंट हो, 4 एलिमेंट हो, 5 एलिमेंट हो, ये 2 टू दी पावर 2 रहेगा। यहाँ पर सिर्फ एक चेंज आएगा n की जगह, ठीक है ना। तो 2 टू दी पावर 2 कितना होता है? 4। 2 टू दी पावर 2 कितना होता है? 4। और 2 टू दी पावर 4 कितना होता है? 16। देखो वो 16 एलिमेंट ए रहे हैं। तो एग्जाम में ये चीज़ पूछी जा सकती है कि बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे पावर सेट ऑफ अ पावर सेट के अंदर। बट ये कभी नहीं आएगा कि ये बताओ कि भाई पावर सेट ऑफ अ पावर सेट क्या होगा ए का, जब ए के अंदर 1 और 2 ये दो एलिमेंट है। तो आपको ये बनाने को कभी नहीं आएगा, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि सारे एलिमेंट्स लिख करके दिखाओ, बट ये जरूर आ सकता है कि कितने एलिमेंट्स होंगे ये बताओ, ठीक है ना। तो देखिए पावर सेट क्या था, हमें पता चल गया कि एक सेट के कितने सबसेट बन सकते हैं, उन सभी सबसेट का जो सेट है उसको पावर सेट बोलते हैं। अब वो जो हमने पावर सेट बनाया है उसके कितने सेट बन सकते हैं, जितने भी सेट सबसेट बन सकते हैं उन सभी का सेट पावर सेट ऑफ अ पावर सेट होता है, ठीक है ना, पावर सेट ऑफ अ पावर सेट। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ अ पावर सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ पावर सेट ऑफ अ पावर सेट का फॉर्मूला क्या होता है? 2 टू द पावर 2 टू द पावर n, 2 टू द पावर 2 टू द पावर n। ये आपको पता होना चाहिए, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है, ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगर किसी सेट के अंदर 3 एलिमेंट्स होते हैं, 3 एलिमेंट्स, ठीक है ना, लेट्स से एक सेट है ए जिसके अंदर 1, 2, 3 है, और आपसे पूछा जाता हाउ मेनी एलिमेंट्स विल बी देयर, हाउ मेनी एलिमेंट्स विल बी देयर इन अ पावर सेट ऑफ अ पावर सेट ऑफ ए। तो आप क्या आंसर देते हैं? 2 टू द पावर 2 टू द पावर 3, 3 एलिमेंट है। 2 टू द पावर 3 कितना होता है? 2 टू द पावर 3 होता है 8, और 2 टू द पावर 8 कितना होता है? 256। तो आंसर क्या जाता है? 256, ठीक है जी, ये एग्जाम में आ सकता है। लेकिन ये 256 जो सबसेट्स बनेंगे ये बनाने को नहीं आएंगे कि बना करके दिखाओ, इसमें तो आपका पूरा पेपर ही खत्म हो जाएगा, 2 घंटे लग जाएंगे आपको ये बनाने में, ठीक है ना। चलिए, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जा सकते हैं, 8th पॉइंट से पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। बाकी अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और आइडिया लग जाएगा। चलिए जी, आते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट पर, दैट इज़ इंटरसेक्शन ऑफ सेट एंड यूनियन ऑफ सेट। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एंड ये पार्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर भी, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है इन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर भी, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है इन प्रोबेबिलिटी चैप्टर भी। यानी ये जो पार्ट है ये तीनों चैप्टर्स के अंदर है, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी जब पढ़ोगे उसके अंदर भी ये चीज़ आएगी आपकी, इंटरसेक्शन एंड यूनियन ऑफ सेट। जब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ोगे उसके अंदर भी आएगी, और इस चैप्टर के अंदर तो है ही है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, आपको हर चैप्टर में ये चीज़ पढ़नी है। हर चैप्टर मतलब 3 चैप्टर्स में, एक ये वाला चैप्टर सेट रिलेशन फंक्शन, एक प्रोबेबिलिटी और एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। और सीए कर रहे हो या सीएमए कर रहे हो आप, अगर आप फाउंडेशन लेवल पर हो, चाहे सीए के बच्चे हो चाहे सीएमए के बच्चे हो, ये तीनों चैप्टर आपके सिलेबस में है, सेट भी है, प्रोबेबिलिटी भी है और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी है। चलिए, तो अब समझते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है, ठीक है ना। पहले मुझे जल्दी से सारे बच्चे कंफर्म करो, 8th पॉइंट तक ये पूरा चैप्टर क्लियर है आप लोगों को? 8th पॉइंट तक ये पूरा चैप्टर क्लियर है आप लोगों को? फटाफट बता दो, फिर मैं आगे बढ़ूँ। बताओ भाई, बताओ, फटाफट बताओ।
ओके, 8 पॉइंट तक ये चैप्टर क्लियर है। हर्ष आपको नहीं है तो कुछ जो डाउट है वो पूछ लो। हर्ष आपने नो बोला। 7 और 8, 7th पॉइंट तो लास्ट क्लास में समझाया था वैसे मैंने आपको सबसेट क्या होता है। और 8th पॉइंट जो है, आप एक तो लेट आए हो इसलिए आपकी दिक्कत है भाई, जल्दी आया करो क्लास के अंदर, ठीक है ना। आप सबसे लेट आए हो आज, इसलिए आपको समझ नहीं आया। सबसेट क्या होता है? सबसेट होता है कि एक सेट के कितने छोटे छोटे सेट्स बना सकते हैं। अगर एक सेट ए है जिसके अंदर 3 एलिमेंट है तो इसके कितने सेट बन सकते हैं, वो होता है सबसेट। और कितने सबसेट बन सकते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2n। ठीक है ना, ये चीज़ मैंने लास्ट क्लास में पढ़ा दिया था, ये तो इस क्लास में पढ़ाना भी नहीं था मुझे, लास्ट क्लास में पढ़ा चुका हूँ। लास्ट क्लास की जो रिकॉर्डिंग है ऐप के ऊपर अवेलेबल है, एक बार चेक करना है इस चीज़ को दोबारा से, ठीक है ना। एक सेट के अंदर कितने सबसेट बन सकते हैं उसका फॉर्मूला होता है 2n। और बन कितने सकते हैं? एक 1, ये एक सेट है, ये एक सेट है जिसके अंदर एक एलिमेंट है। और क्या ये सेट का सबसेट है? आंसर इज यस। सबसेट क्या होता है? सबसेट क्या होता है? अगर कोई भी सेट है जिसके अंदर वो सारे एलिमेंट मौजूद है जो मेन सेट के अंदर हैं, तो इस सेट को हम इस सेट का सबसेट बोल सकते हैं। अ सबसेट क्या लिखा है देखो, डेफिनेशन देखो, अ सबसेट ऑफ अ मेन सेट इज अ सेट, अ सबसेट यानी इसकी बात कर रहा है, ऑफ अ मेन सेट, ऑफ अ मेन सेट इज अ सेट in which is formed by choice of any number of element from the main set। अगर मैं मेन सेट में कुछ एलिमेंट्स चूज कर करके छोटे छोटे सेट्स बनाऊं, छोटे छोटे सेट्स बनाऊं, छोटे छोटे सेट्स बनाऊं, उनको मैं सबसेट्स बोलूंगा, ठीक है ना, सिंपल सा। तो ये एक सबसेट है इस वाले मेन सेट का। मैं सिर्फ 2 लिख दूं, ये भी एक सबसेट है ए वाले सेट का। अगर सिर्फ 3 लिख दूं, ये भी एक सबसेट है मेन सेट का। फिर अगर मैं 1,2 लिख दूं, ये भी सबसेट है मेन सेट का। मैं 1,3 लिख दूं, ये भी सबसेट है मेन सेट का। मैं 2,3 लिख दूं, ये भी सबसेट है मेन सेट का। मैं 1,2,3 लिख दूं, ये भी सबसेट है मेन सेट का, क्योंकि इसके अंदर जो एलिमेंट है सारे के सारे एलिमेंट इसमें भी मौजूद है, तो इसको भी मैं सबसेट बोलूँगा। और एक एम्प्टी सेट हमेशा हमेशा किसी भी सेट का सबसेट होता है, ये आपको पता होना चाहिए। एम्प्टी सेट किसी भी सेट का हमेशा एक सबसेट होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने सबसेट बन सकते हैं इस सेट के? 8 सबसेट बन सकते हैं। और उसका फॉर्मूला था 2n यानी 2 3 क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन मेन सेट। ये आपका मेन सेट है, इसमें कितने एलिमेंट है? 3, तो 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। तो कितने सबसेट बन सकते हैं इसके? 8। और वो 8 सबसेट ये रहे, वो 8 सबसेट ये रहे। और अगर मैं इन सबको एक सेट में डाल दूं, इन सभी को एक सेट के अंदर डाल दूं, तो इसको मैं बोलूंगा पावर सेट ऑफ ए, ठीक है ना। पहले तो जब मैंने इनको इंडिविजुअली लिखा हुआ था तो ये सारे के सारे सबसेट थे सेट ए के, बट जब मैंने इनको भी एक सबसेट के अंदर डाल दिया, इनको भी ब्रेसेस के अंदर डाल दिया, इनका भी एक सेट बना दिया, तो इसको मैं बोलता हूँ पावर सेट ऑफ ए। ये होता है पावर सेट ऑफ ए। ये है 7th और 8th में फ़र्क। पहले जब मैंने 1 2 3 1 2 1 3 2 3 1 2 3 और 5 लिखा था, तो ये सारे के सारे सबसेट थे जो कि 7th पॉइंट बोलता है। और जब मैंने इन सबको ब्रेसेस के अंदर डाल दिया, तो ये एक पावर सेट ऑफ ए बन गया जो 8th पॉइंट बोलता है। ये फर्क है 7th और 8th पॉइंट में, ठीक है। चलिए 9th पॉइंट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ध्यान से समझना है इस चीज को। एक है सेट ए जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5। एक है सेट बी जिसके अंदर एलिमेंट है 4 5 6 7 8, ठीक है जी। अब आपको बताना है, आप मुझे बताओ कि ऐसे कौन कौन से एलिमेंट हैं, ठीक है ना, जो ए और बी में कॉमन है, जो ए और बी में कॉमन है। जल्दी से बताइए कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो ए 4 एंड 5, वेरी गुड। सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं जो ए और बी में कॉमन है, और इन कॉमन एलिमेंट्स को मैं बोलता हूँ इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी। तो ये जो इंटरसेक्शन का मतलब होता है, ये क्या होता है? ये इसका क्या मतलब होता है? कॉमन एलिमेंट्स ऑफ दीज टू सेट्स। इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है? कॉमन एलिमेंट ऑफ दीज टू सेट, ठीक है ना। तो ए इंटरसेक्शन बी बोल सकते हैं इसको, या फिर ए ए एंड बी बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना, या फिर ए मल्टीप्लाई बाय बी भी बोल सकते हैं इसको। यानी कि अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है सेट ए एंड सेट बी आर एफ फॉलोज, फाइंड ए एंड बी, फाइंड ए एंड बी, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि आपको फाइंड क्या करना है। ए एंड बी का क्या मतलब है? आपको ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। या फिर अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले फॉलोइंग आर द टू सेट ए एंड बी, ये 2 सेट आपको दे दे, फाइंड ए डॉट बी, ए मल्टीप्लाई बाय बी या ए डॉट बी, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि आपको क्या करना है।
आपको सिंपली क्या करना है, आपको कॉमन एलिमेंट्स बताने ए और बी में कौन से हैं, कॉमन एलिमेंट्स बताने हैं ए और बी में कौन से हैं। और या तो डायरेक्ट क्वेश्चन है तो क्या आएगा कि इफ़ ए एंड बी आर दीज टू सेट्स फाइंड ए इंटरसेक्शन बी, ये उल्टा यू का साइन, ठीक है। देखो यू ऐसे बनता है बट उल्टा यू ऐसे बनेगा, तो ये होता है इंटरसेक्शन का साइन, और इसका मतलब होता है कॉमन एलिमेंट्स इन टू सेट। यहाँ पे ए और बी की बात करें तो ए और बी सेट के कॉमन एलिमेंट्स, ये होता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का मतलब, ठीक है ना। सपोज वी हैव टू सेट ए एंड बी, द इंटरसेक्शन ऑफ दिस सेट रिटन एज ए इंटरसेक्शन बी एंड इट कंटेन्स दोज एलिमेंट विच आर इन ए एंड आर ऑल्सो इन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी जो होता है, ठीक है ना, इसके अंदर कौन से एलिमेंट होते हैं, वो सारे एलिमेंट जो ए में भी है एंड जो बी में भी है, और इसी वजह से इस एंड की वजह से इसे ए एंड बी भी बोला जाता है, ठीक है ना। एंड ऑल्सो इन बी, ये जो एंड है इसकी वजह से इसे ए एंड बी भी बोला जाता है। एग्जाम्पल देखो, ये सेट ए है और ये सेट बी है। कॉमन एलिमेंट्स ढूंढते हैं हम जल्दी से। 2 इसके अंदर है बट इसके अंदर नहीं है, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, 6 यहाँ पर भी है, 6 यहाँ पर भी है, 15 यहाँ पर भी है, 15 यहाँ पर भी है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 नहीं है, यानी सिर्फ 3 एलिमेंट है जो ए एंड बी में कॉमन है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, 6 3 6 15, 3 6 15 आ गया, सिंपल। ऐसे एक सेट ए है और एक सेट सी है, तो अगर मैं ए इंटरसेक्शन सी निकालना चाहता हूँ तो ए और सी के कॉमन एलिमेंट्स ढूंढने हैं। एक 2 दिख रहा है मुझको और कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ 2 है, सिर्फ 2। यहाँ पे 3 6 10 15 है, यहाँ पे 3 6 10 15 नहीं, यहाँ पे 5 और 7 है, यहाँ पे 5 और 7 नहीं है, सिर्फ एक 2 है जो दोनों जगह कॉमन है। तो ए इंटरसेक्शन सी क्या हो गया, 2 हो गया। ऐसे मैं बी इंटरसेक्शन सी निकालना चाहता हूँ, तो बी और सी में क्या कॉमन है, सी के अंदर 2 है, बी में नहीं है, सी के अंदर 5 है, बी में नहीं है, सी में 7 है, बी में नहीं है, यानी कि क्या हो गया, एक एम्प्टी सेट हो गया है। एक ऐसा सेट जिसके अंदर कुछ भी नहीं आएगा, एम्प्टी सेट, ठीक है ना। ये एक सेट था जिसके अंदर एक एलिमेंट था 2, ये एक सेट था जिसके अंदर 3 एलिमेंट थे 3 6 और 15, और एक सेट है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है क्योंकि बी और सी में कुछ भी कॉमन नहीं है। वेयर द इंटरसेक्शन ऑफ बी एंड सी इज एम्प्टी सेट, तो यहाँ पर बी एंड सी का इंटरसेक्शन क्या है, एक एम्प्टी सेट है। सो वी कैन से बी एंड सी आर डिसजॉइंट सेट। तो बी और सी को हम क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनना, बी और सी को हम क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट। यानी अगर ऐसे दो सेट जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है उन सेट को बोला जाता है डिसजॉइंट सेट। दोबारा सुनना, ऐसे 2 सेट या 3 सेट जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है उन सेट्स को बोला जाता है डिसजॉइंट सेट। देखो जॉइंट का क्या मतलब होता है, जॉइंट का मतलब होता है कुछ कॉमन होना, कुछ कॉमन होना। तो डिसजॉइंट का क्या मतलब हो गया, कुछ कॉमन ना होना। तो अगर 2 सेट है उनके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है तो उनको क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट। सिंस दे हैव नो कॉमन एलिमेंट, क्यों बोला जाता है डिसजॉइंट सेट, क्योंकि उनके पास कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। अदरवाइज सेट्स आर कॉल्ड ओवरलैपिंग और इंटरसेक्टिंग सेट। और अगर 2 सेट के अंदर कुछ कॉमन है, अगर 2 सेट्स के अंदर कुछ कॉमन है तो उन सेट को या तो ओवरलैपिंग सेट बोल सकते हैं या फिर इंटरसेक्टिंग सेट्स बोल सकते हैं। जैसे कि ए एंड बी है, ये ओवरलैपिंग या फिर इंटरसेक्टिंग सेट है क्योंकि ए और बी में कुछ कॉमन है। बी और सी है, बी और सी है, ये क्या है, ये डिसजॉइंट सेट है क्योंकि बी और सी में कुछ भी कॉमन नहीं है। ए और सी जो है, ए और सी, ये भी ओवरलैपिंग या इंटरसेक्टिंग सेट है क्योंकि ए और सी में एक चीज़ कॉमन है, दैट इज 2, कुछ तो कॉमन है, तो इनको ओवरलैपिंग या इंटरसेक्टिंग सेट बोलेंगे, ठीक है ना। तो क्या क्या हमें समझ आया कि अगर 2 सेट में कुछ भी कॉमन नहीं है तो उन दोनों सेट को डिसजॉइंट सेट बोला जाता है, और अगर 2 सेट के अंदर एक भी चीज़ अगर कॉमन है, एक भी चीज़ अगर कॉमन है तो फिर उनको डिसजॉइंट सेट ना बोल करके ओवरलैपिंग या इंटरसेक्टिंग सेट बोला जाता है। इतनी सिंपल बात है। तो आपको इंटरसेक्शन ऑफ सेट समझ आ गया होगा, यानी ये साइन का क्या मतलब है आपको समझ आ गया होगा, उल्टे यू का क्या मतलब है आपको समझ आ गया होगा, ठीक है ना। तो हमको समझ आ गया कि ये चीज़ क्या होती है, ये चीज़ क्या होती है। अब हम समझते हैं यूनियन क्या होता है। यू फॉर यूनियन, तो यूनियन का साइन भी यू जैसा होता है, यू फॉर यूनियन, यू फॉर यूनियन, यू से यूनियन, और यूनियन का साइन भी यू जैसा होता है, ठीक है ना। अब अगर ए और बी 2 सेट हैं, ए और बी 2 सेट हैं, तो ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी होगा ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी मर्ज कर दिए जाए, मर्जिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए और बी, ए और बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे के सारे लिख दो। तो देखो 1 2 3 4 5 है ए के अंदर, तो 1 2 3 4 और 5 लिख दिया। फिर बी के अंदर 4 5 6 7 8 है, तो 4 5 तो पहले से लिखा हुआ है, 6 7 8 लिख दिया। लो जी, ये हो गया ए यूनियन बी, ठीक है ना। यानी ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी कंबाइंड, जितने भी एलिमेंट्स है ए और बी सबको कंबाइन कर दो विदाउट रिपीटिशन, बट रिपीट नहीं करना।
जो दो एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं इनको दो दो बार नहीं लिखना, क्योंकि अगर आपने दो बार लिख दिया 4 और 5 4 और 5 तो फिर एक सेट ही नहीं है, क्योंकि सेट के अंदर हर एक एलिमेंट क्या होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए। अगर 4 5 आपने दो बार लिख दिया तो डिस्टिंक्ट वाली जो चीज़ होती है जो हमने इस चैप्टर की पहली लाइन में पढ़ा था, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, ये चीज़ वायलेट हो जाएगी, ठीक है ना। तो उनको सेट ही नहीं बोल सकते फिर, ठीक है ना। यूनियन ऑफ सेट अगर लिखा है तो सेट तो तब होगा ना जब सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट होंगे। अगर दो एलिमेंट रिपीट हो गए तो उसको तो सेट ही नहीं बोल सकते। तो फिर यूनियन ऑफ सेट तो बहुत दूर की बात है, जब सेट ही नहीं बोल सकते तो यूनियन ऑफ सेट कैसे बोल लोगे भाई, ठीक है ना। इसलिए रिपीट नहीं करना। तो ये होता है यूनियन का मतलब। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ए यूनियन बी को ऐसे भी लिखा जा सकता है, या फिर ए प्लस बी करके भी लिखा जा सकता है, या फिर ए और बी करके भी लिखा जा सकता है। जैसे ए इंटरसेक्शन बी को ऐसे भी लिखा जा सकता है, ए एंड बी करके भी लिखा जा सकता है, ए मल्टीप्लाई बाय बी करके भी लिखा जा सकता है, ए डॉट बी। इसी तरीके से ए यूनियन बी को ऐसे भी लिखा जा सकता है, ए प्लस बी करके भी लिखा जा सकता है, ए प्लस बी, और ए और बी करके भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे और आता है, यहाँ पे एंड आता है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आता है, यहाँ पे एडिशन आता है, ठीक है ना। ये चीज़ का फर्क आ जाता है। तो अगेन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है इफ़ ए एंड बी आर दी सेट्स रिस्पेक्टिवली फाइंड ए प्लस बी, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि आपको क्या करना है। जब वो बोलता है फाइंड ए और बी तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि आपको क्या करना है। बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर बच्चों से एग्जाम में ये पूछा जाए या ये पूछा जाए तो वो बता देंगे हाँ जी ये तो पता है, बट अगर इसकी जगह ये पूछ लिया जाए फाइंड ए एंड बी, ए डॉट बी, ए प्लस बी या ए और बी, तो बच्चा कंफ्यूज कि भाई ये तो पता ही नहीं था क्या होता है, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको ये चीज़ें समझनी है कि इनको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो देखो, द यूनियन ऑफ टू सेट ए एंड बी, the union of two set A and B written as A union B contains all these elements which are in either A or B, either in A or B or both, ठीक है ना। अब सुनो यहाँ पे क्या लिखा है, और लिखा है A और B और both, तो इस और की वजह से इसको A और B भी बोला जाता है। और ऊपर यहाँ पे क्या लिखा था, देखो यहाँ पे लिखा था A and also in B, तो इस एंड की वजह से इसको A and B बोला जाता है, ठीक है ना। तो समझ आ गया आपको रीज़न। तो ये जो अबव एग्जाम्पल था, ये जो एग्जाम्पल था यहाँ पर, ये वाला एग्जाम्पल, इसमें अगर मैं ए यूनियन बी निकालना चाहता हूँ, ए यूनियन बी, तो देखो 2 3 6 10 15 तो आएगा ही आएगा। देखो 2 3 6 10 15 आ गया। इसके अलावा बी के अंदर 3 है, ए के अंदर 3 ऑलरेडी था, इसको हम दोबारा नहीं लिखेंगे। बी के अंदर 6 है, ए के अंदर 6 ऑलरेडी था, इसको भी हम दोबारा नहीं लिखेंगे। बी के अंदर 15 है, ए के अंदर 15 ऑलरेडी था, 15 को भी दोबारा नहीं लिखेंगे। क्या बच गया, 18 21 24। तो देखो 18 21 24 खत्म, ए यूनियन बी आ गया। ऐसे ए यूनियन सी निकालने, अगर ए यूनियन सी, तो देखो 2 3 6 10 15 लिख दिया, 2 3 6 10 15 लिख दिया, 2 3 6 10 15, ठीक है ना। और सी का है, सी ये रहा, 2 पहले से है, 2 पहले से ए के अंदर, ये नहीं लिखेंगे। 5 नहीं था और 7 नहीं था, देखो 5 और 7 और लिख दिया, तो सारे कवर हो गए, तो ये आ गया ए यूनियन सी, ठीक है ना। वेरी इजी। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट और यूनियन ऑफ सेट सुपर डुपर इजी है, बस पता होना चाहिए कि किसके अंदर क्या करना होता है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। चलिए अगला आता है यूनिवर्सल सेट, ठीक है ना। अभी हम क्या करेंगे, थोड़ी देर बाद इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। इंटरसेक्शन ऑफ सेट और यूनियन सेट के कुछ फॉर्मूलेस हैं, इन पर बेस्ड वो पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आपको थोड़ा और इंटरेस्ट क्रिएट होगा उसके अंदर। थोड़ी देर के लिए होल्ड करते हैं उस चीज़ को, अभी पढ़ने वाले हम लोग, अगले पेज पर ही शुरू हो जाएगा ये जो डी मॉर्गन्स लॉ है इसके अंदर, ठीक है ना। ये पढ़ेंगे जब तब। चलिए फिलहाल यूनिवर्सल सेट क्या होता है, आपके सामने एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के अंदर जितने भी पॉसिबल एलिमेंट एक सेट के अंदर हो सकते हैं, जितने भी पॉसिबल एलिमेंट एक सेट के अंदर हो सकते हैं, यानी एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के अंदर जितने भी एलिमेंट हो सकते हैं, अगर कोई ऐसा सेट है जिसके अंदर वो सारे एलिमेंट हैं, उस सेट को हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। यानी कि सारे सेट का मम्मी पापा, सारे सेट्स का मम्मी पापा, ठीक है ना। द सेट विच कंटेन all the elements under consideration in a particular problem is called universal set denoted by S। तो अगर आपके सामने कोई भी एक सेट है जिसके यहाँ पर S लिखा हुआ है, S से डिनोट कर रहे हैं उसको, S से डिनोट किया जा रहा है उस सेट को, तो इस S का मतलब क्या है, वो एक यूनिवर्सल सेट है, ठीक है ना। यानी कि इस क्वेश्चन में अगर और भी कोई सेट होंगे A B C करके, तो इन सेट के अंदर सारे जितने भी एलिमेंट होंगे वो इसी सेट के होंगे, इसके बाहर से कोई भी नहीं होगा। अगर इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 इतने एलिमेंट हैं, 1 से लेकर के 9 तक के, तो सेट ए सेट बी और सेट सी के अंदर 1 से लेकर के 9 तक के ही एलिमेंट होंगे, इनके अलावा कोई और एलिमेंट नहीं हो सकता, इनके अलावा कोई और एलिमेंट नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो ये क्या है, एक माँ बाप, ये मम्मी पापा बोल सकते हो इसको इन सभी सेट्स का,
ठीक है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। द सेट विच कंटेन ऑल द एलिमेंट अंडर कंसिडरेशन इन अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट डिनोटेड बाय एस। सपोज दैट P इज अ सबसेट ऑफ S। अरे 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 चलिए आगे क्या लिखा है, सपोज दैट P इज अ सबसेट ऑफ S, देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ P रिटन एज P डैश इज। अब आगे सुनो ध्यान से, ये आपको एक यूनिवर्सल सेट दिख रहा है, यूनिवर्सल सेट, मैं एक P बना रहा हूँ, एक सेट P बना रहा हूँ जो इसका सबसेट होगा, ठीक है ना, मैं इसमें रैंडमली कुछ नंबर डाल रहा हूँ 2 3 7 8 9। अब मैं जानना चाहता हूँ कि अगर यूनिवर्सल सेट ये है और एक सेट P ये है तो P डैश क्या होगा, P डैश क्या होगा, या फिर मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, या फिर मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, P टू द पावर C, जिसको हम बोलते हैं P कॉम्प्लीमेंट, P कॉम्प्लीमेंट, ये क्या होगा, P डैश या P कॉम्प्लीमेंट मतलब एक ही होता है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, ठीक है ना, P डैश ये P कॉम्प्लीमेंट दोनों एक ही बात होती है। और ये देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ था A डैश और A कॉम्प्लीमेंट, लिखा है यहाँ पे A डैश और A कॉम्प्लीमेंट एक ही बात होती है, ठीक है ना, तो P डैश या P कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो देखो क्या लिखा है यहाँ पर, सपोज P इज अ सबसेट ऑफ S, दिख गया हमें P सबसेट है इसका, बिल्कुल है भाई, इसमें तो कोई भी गुण वो है नहीं, कोई भी हमें डाउट वाली बात है नहीं। देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ P, देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ P रिटन एज PC और P डैश कंटेन्स, तो P डैश के अंदर क्या होगा, कंटेन्स ऑल द एलिमेंट इन S बट नॉट इन P, सारे के सारे एलिमेंट जो S के अंदर तो हैं बट P के अंदर नहीं है, जो S के अंदर तो है बट P के अंदर नहीं है, देखो S के अंदर 1 है बट P में नहीं है तो इसमें 1 आ जाएगा, S के अंदर 2 है बट वो P में भी है तो 2 नहीं आएगा, S के अंदर 3 है बट वो P में भी है तो 3 भी नहीं आएगा, S के अंदर 4 है जो P के अंदर नहीं है, S के अंदर 5 है जो P के अंदर नहीं है, S के अंदर 6 है जो P के अंदर नहीं है, यहाँ पे 6 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, फिर रिमेनिंग जो 7 8 9 है वो P के अंदर है, तो ये जो सेट बन गया 1 4 5 6, ये जो सेट बन गया, ठीक है ना, इसको हम बोलेंगे P कॉम्प्लीमेंट या P डैश, ठीक है ना, P कॉम्प्लीमेंट या फिर P डैश। तो सुनो इसको अगर मैं डायग्रामेटिकली आपको समझाऊं, डायग्रामेटिकली, तो ये जो है ये आपका यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट जितने भी एलिमेंट हैं इसी के अंदर है, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। अब इसके अंदर मैं एक सेट बना रहा हूँ P, एक सेट बना रहा हूँ P, तो अगर ये यूनिवर्स है, ठीक है ना, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, 1 से लेकर के 9 तक सारे एलिमेंट हैं, 1 से लेकर के, और ये जो सेट P है ये भी उस यूनिवर्स का ही पार्ट है, ठीक है ना, जैसे अर्थ जो है वो इस यूनिवर्स का पार्ट है, ये अर्थ है और ये यूनिवर्स है, ठीक है ना, जो अर्थ है वो इस यूनिवर्स का पार्ट है। अब जो सेट P है, अर्थ के पास कौन कौन से एलिमेंट है, देखो 2 है, 3 है, 7 है, 8 है और 9 है, ठीक है ना। अब अर्थ जो है वो यूनिवर्स का पार्ट है और अर्थ के पास 2 3 7 8 9 है, तो हम ये भी तो बोल सकते हैं कि एलिमेंट यूनिवर्स के पास भी है। अगर अर्थ के अंदर वाटर है तो हम ये भी तो बोल सकते हैं कि वाटर जो है वो यूनिवर्स के अंदर वाटर है, यूनिवर्स के अंदर वाटर है क्योंकि अर्थ यूनिवर्स का पार्ट है। अगर मयंक सर अर्थ पे रहते हैं तो ये भी तो बोला जा सकता है कि मयंक सर यूनिवर्स में रहते हैं, बोला जा सकता है ना। तो ऐसे 2 3 7 8 9 जो है ये अर्थ पे रहते हैं, तो बोला जा सकता है कि यूनिवर्स में भी रहते हैं, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, ठीक है ना, यानी ये यूनिवर्स का भी पार्ट है और ये अर्थ का भी पार्ट है, ठीक है ना। अब इस सेट P का पार्ट कौन नहीं है, कौन नहीं है, वो होता है P कॉम्प्लीमेंट। तो कौन नहीं है, 1 नहीं है, वो इस यूनिवर्स का तो पार्ट है बट इस अर्थ का पार्ट नहीं है, ठीक है ना, 4 नहीं है, 5 नहीं है और 6 नहीं है। तो अगर अगर मैं बोलूं कि ये जो सेट P है, ये जो सेट P है इसको मैं येलो से हाईलाइट कर रहा हूँ, सेट P को मैं येलो से हाईलाइट कर रहा हूँ, तो P डैश या P कॉम्प्लीमेंट जो है ये क्या होगा, P डैश या P कॉम्प्लीमेंट जो है, P डैश या P कॉम्प्लीमेंट जो है ये क्या होगा, ये होगा एवरीथिंग अदर देन P, एवरीथिंग अदर देन P, एवरीथिंग अदर देन P, सब कुछ P के अलावा सब कुछ P डैश हो जाएगा, ये सब कुछ P डैश है, ठीक है ना, ये सब कुछ P डैश है, 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 ठीक है ना, बात समझ आ गई। तो येलो के अलावा जितना भी आपको ब्लू पोर्शन दिख रहा है दैट इज P डैश एंड येलो इज P, ठीक है, तो समझ आ गया P कॉम्प्लीमेंट या PC क्या होता है, ठीक है। इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज S माइनस P, इसको हम S माइनस P करके भी लिख सकते हैं जिसको हम डिफरेंस ऑफ सेट बोलते हैं। अगर मैं S में से P माइनस कर दूं तो जो भी बचा मेरे पास वो हो जाएगा P कॉम्प्लीमेंट,
एस माइनस पी, यानी मैं पी कॉम्प्लीमेंट कैसे लिख सकता हूँ, ठीक है ना, पी डैश है, पी कॉम्प्लीमेंट कैसे लिख सकता हूँ, एस माइनस पी। एस क्या होता है, यूनिवर्सल सेट। अगर यूनिवर्सल सेट में से मैं वो सारे एलिमेंट हटा दूँ जो पी के अंदर है, तो जो बचा दैट इज पी डैश। तो देखो एस के अंदर क्या था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और उसमें से अगर मैं 2 3 7 8 9 हटा दूँ, 2 3 7 8 9 हटा दूँ, तो क्या बचेगा, 1 4 5 और 6 बचेगा, ठीक है ना, 1 4 5 और 6 बचेगा। तो ये क्या हो गया, पी डैश या पी कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो एक ही बात है जो मैंने यहाँ पे शेड करके बताया, और जो ये लिखा है एस माइनस पी, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं है दोनों में। चलिए आगे देखो, अगला है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। दो सेट है ए और बी, लेट से सेट ए है 1 2 और 3, और सेट बी है 4 एंड 5, 4 एंड 5, यानी सेट बी के अंदर दो एलिमेंट है 4 एंड 5, ए के अंदर तीन एलिमेंट है 1 2 एंड 3। तो मैं जानना चाहता हूँ ए मल्टीप्लाई बाय बी क्या होगा, ठीक है ना, ए मल्टीप्लाई बाय बी क्या होगा। तो ध्यान से सुनना, मैं पहले तो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स बनाऊंगा। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी फॉर्मेट में लिखा जाता है, ए कॉमा बी फॉर्मेट के अंदर, और इन ब्रैकेट्स के अंदर जो भी आप लिखते हो इसको हम ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं, जिसमें ए जो एलिमेंट है, जो पहला एलिमेंट है इस ऑर्डर्ड पेयर का, दैट शुड बिलोंग टू सेट ए, एंड जो दूसरा एलिमेंट है दैट शुड बिलोंग टू सेट बी, ठीक है ना। तो अगर मैं पहला ऑर्डर्ड पेयर लिखूँ तो 1,4 लिख सकता हूँ, 1,4, तो यहाँ पे 1 जो है सेट ए को बिलोंग करता है, 4 जो है सेट बी को बिलोंग करता है। तो ऐसे कितने ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं, मुझे सारे लिखने हैं, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर सारे लिखने हैं। तो एक 1 4 बन सकता है, एक 1 5 बन सकता है, 1 के साथ और कुछ नहीं बन सकता है, 1 4 और 1 5 भी बन सकता है। ऐसे 2 4 बन सकता है, 2 5 बन सकता है, ऐसे 3 4 बन सकता है, और 3 5 बन सकता है। इसके अलावा कोई और ऑर्डर्ड पेयर बन सकता है क्या, आंसर इज नो। यही पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर है जो बन सकते हैं सेट ए और सेट बी के। और इनको अगर मैं ब्रेसेस के अंदर डाल दूं तो इसको मैं बोलता हूं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। ये क्या थे, ये थे ऑर्डर्ड पेयर्स, ये क्या थे, ऑर्डर्ड पेयर्स। इन सभी ऑर्डर्ड पेयर को अगर मैं एक सेट के अंदर डाल दूं तो इसको मैं बोलता हूं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। ए मल्टीप्लाई बाय बी क्या है, सेट ऑफ ऑल दी ऑर्डर्ड पेयर्स, सेट ऑफ ऑल दी ऑर्डर्ड पेयर्स। तो देखो क्या लिखा है, इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, देखो नॉन एम्प्टी सेट है ये बिल्कुल, then the set of all ordered pairs a comma b such that a belongs to a and b belongs to b, such that a belongs to a and b belongs to b, ठीक है ना। तो सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, पहले मैंने ऑर्डर्ड पेयर्स बनाए फिर इनका सेट बना दिया, तो सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, टू बी डिनोटेड बाय ए मल्टीप्लाई बाय बी, ठीक है ना, समझ आ गया, बहुत ईजी है। तो देखो यहाँ पे जो एग्जाम्पल है वो एग्जैक्टली सेम है जो मैंने यहाँ पे लिया है राइट हैंड साइड पर आपके, ठीक है ना। देखो ए जो सेट है 1 2 3, बी जो सेट है 4 और 5, तो इसके पहले तो मैंने सारे ऑर्डर्ड पेयर्स बना लिए 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5, और इनका एक सेट बना दिया, ब्रेसेस के अंदर डाल दिया। तो सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी, ठीक है जी। अच्छा, अगर मुझे बी मल्टीप्लाई बाय ए निकालना होता, बी मल्टीप्लाई बाय ए इंस्टेड ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय बी, मुझे बी मल्टीप्लाई बाय ए निकालना होता, तो मुझे सारे ऑर्डर्ड पेयर्स लिखने होते ए कॉमा बी फॉर्मेट में। अब यहाँ पर सुनना, ए बिलोंग करता बी को और बी बिलोंग करता ए को, यानी ये जो ऑर्डर्ड, जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो उसमें जो ए होता है एलिमेंट ए, ऑर्डर्ड पेयर का जो एलिमेंट पहला एलिमेंट होता है बेसिकली, ये हमेशा पहले सेट को बिलोंग करता है, और दूसरा एलिमेंट होता है हमेशा दूसरे सेट को बिलोंग करता है। तो अगर मुझे बी इंटू ए निकालना है तो पहला सेट बी है, दूसरा सेट ए है, तो ए बिलोंग करेगा बी सेट को और बी बिलोंग करेगा ए सेट को। तो इसके ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होंगे, सुनना, 4,1 4,2 और 4,3, फिर 5,1 5,2 और 5,3, और इन सबका जो सेट होगा, सारे ऑर्डर्ड पेयर्स का जो सेट होगा, इसको मैं बोलूँगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट बी मल्टीप्लाई बाय ए, ठीक है ना। तो अगर मुझे बी मल्टीप्लाई बाय ए निकालना है तो मेरे जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं इनका पहला एलिमेंट सेट बी को बिलोंग करेगा और दूसरा एलिमेंट सेट ए को बिलोंग करेगा। देखो 4 4 4 और 5 5 5, यानी 4 और 5 पहले एलिमेंट है, तो देखो 4 और 5 बी सेट को बिलोंग करते हैं, और 1 2 3 1 2 3, यानी 1 2 3 जो है वो दूसरे एलिमेंट है और वो सेट ए को बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। तो आपको समझ आ गई होगी ये बात, एकदम ईजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसके अंदर। अब देखो अगला जो एग्जाम्पल है वो क्या है, वो ये बोलता है कि अगर ए मल्टीप्लाई बाय बी जो है वो ये है, ए मल्टीप्लाई बाय बी जो है वो ये है, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी जो है वो ये है। अब ये बोल रहा है ए और बी को फाइंड करो, कि सेट ए क्या होगा सेट बी क्या होगा फाइंड करो। तो मुझे क्या पता है कि अगर ए मल्टीप्लाई बाय बी ये है, तो जितने भी पहले ऑर्डर्ड पेयर के पहले एलिमेंट हैं वो सेट ए को बिलोंग करते हैं, जितने भी दूसरे एलिमेंट है वो सेट बी को बिलोंग करते हैं। तो बताइए जी, पहले एलिमेंट कौन कौन से हैं, 3 3 5 5, यानी कि सेट ए क्या होगा 3,5,
और सेट बी क्या हो गया, दूसरा एलिमेंट क्या है 2 4 2 4 यानी कि 2,4, तो सेट बी क्या हो गया 2,4। तो देखो 3 5 और 2 4 अगर आपके ये दो सेट हैं ए और बी 3 5 और 2 4, तो इनके जब आप ऑर्डर्ड पेयर्स बनाओगे तो क्या बनेंगे देखना 3,2 3,4 5,2 और 5,4 यही बनेंगे। और देखो एग्जैक्ट सेम यही यहाँ पर गिवन है 3 2 3 4 5 2 5 4 बन गए। तो ये रिवर्स क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में कि आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट दे देंगे और आपको बोलेंगे कि भाई बताओ सेट ए और सेट बी क्या होगा, और ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सेट ए और सेट बी दे देंगे और बोलेंगे बताओ कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा। दोनों में से कोई भी चीज़ पूछी जा सकती है। दोनों ही बहुत सिंपल है, मुश्किल नहीं है, ठीक है ना, दोनों ही बहुत मुश्किल नहीं है, एकदम ईजी है। ये जो दो नोट है ईजी से हैं, कुछ मुश्किल नहीं है। क्या बोलता है कि जो आपका सेट ए और बी था और जो इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट था ए मल्टीप्लाई बाय बी, तो ये पूछ रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ पी एंड क्यू कितने होंगे। तो इसका आंसर क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन क्यू। ध्यान से सुनना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हैं 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितने हैं 2, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है 6। तो इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6। देखो 1 2 3 4 5 6। दोबारा सुनना मेरी बात, अगर क्वेश्चन बोलता है कि सेट ए है एक सेट बी है और इसके अंदर आपको एलिमेंट्स दिख रहे हैं और पूछता है कि बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे ए मल्टीप्लाई बाय बी में, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मल्टीप्लाई बाय बी कितना होगा, तो आपको क्या करना है जो नंबर ऑफ एलिमेंट है ए और बी के अंदर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। इसमें कितने एलिमेंट है 3, इसमें कितने एलिमेंट है 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा 6, वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी मल्टीप्लाई बाय क्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन क्यू। दूसरा नोट क्या कहता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी मल्टीप्लाई बाय क्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन क्यू मल्टीप्लाई बाय पी। ये भी इजी है। मैंने जब ए मल्टीप्लाई बाय बी निकाला तो इसके अंदर कितने एलिमेंट थे 6, जब मैंने बी मल्टीप्लाई बाय ए निकाला तो इसमें भी कितने एलिमेंट थे 6, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मल्टीप्लाई बाय बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी मल्टीप्लाई बाय ए। एग्जैक्टली यही चीज़ नोट 2 बोल रहा है, दूसरा वाला नोट बोल रहा है, ठीक है ना, वेरी इजी। और आखिरी पॉइंट है 13, इसके बाद मैं आप लोगों से डाउट्स पूछूंगा। जो भी डाउट होगा पूछ लेना। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स, व्हाट इज सिमेट्रिक डिफरेंस। तो पहले तो मैं आपको ये समझाता हूँ यूजिंग वेन डायग्राम। अच्छा, ये जो डायग्राम होते हैं जो मैंने अभी पीछे भी बनाया था, एक बॉक्स बना उसके अंदर सर्कल बनाया, इसको हम वेन डायग्राम बोलते हैं। कौन सा वेन डायग्राम, वेन डायग्राम, ठीक है ना। तो इस चैप्टर में इस वेन डायग्राम का बहुत यूज़ है और इसकी हेल्प से हमारे क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है ना। अब देखो एक सेट ए है एक सेट बी है, दोबारा बनाता हूँ, एक सेट ए है एक सेट बी है, ये है सेट ए और ये है सेट बी। अब मैं जानना चाहता हूँ व्हाट इज सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी, व्हाट इज सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी। दोबारा सुनो, व्हाट इज सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी, ये मैं जानना चाहता हूँ, ठीक है ना। व्हाट इज सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी, ठीक है ना। द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट ए एंड बी इज द सेट ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए एंड इज डिनोटेड बाय ए डेल्टा बी। तो पहली बात तो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी को कैसे लिखेंगे, ए डेल्टा बी, ए डेल्टा बी, ये डेल्टा का साइन होता है, ट्रायंगल का जो साइन होता है ये डेल्टा का साइन होता है, ठीक है ना, ए डेल्टा बी। अगर आपके एग्जाम में ए डेल्टा बी लिखा हुआ दिख गया तो आपको क्या समझना है कि ये क्या है, ये है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी। क्या है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। कुछ समझ आया, नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जो चीज़ हाईलाइट करने वाला हूँ, अब मैं इस डायग्राम के अंदर जो चीज़ हाईलाइट करने वाला हूँ येलो कलर से, दैट इज ए डेल्टा बी, ठीक है जी। जो चीज़ मैं येलो कलर से हाईलाइट करने वाला हूँ दैट इज ए डेल्टा बी। फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, पहले समझ लो कि ए डेल्टा बी ग्राफिकली होता क्या है। अब जो आपको येलो पोर्शन दिख रहा है, जो भी येलो हाईलाइटेड पोर्शन दिख रहा है, दैट इज ए डेल्टा बी, ठीक है ना, ए डेल्टा बी। अब सुनो मेरी बात, जो ये वाला येलो पोर्शन है, जो ये वाला येलो पोर्शन है
ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं ए माइनस बी। यानी कि अगर ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है उसमें से मैं बी के अंदर जितने भी एलिमेंट है उसको माइनस कर दूँ, बी के अंदर जितने भी एलिमेंट है उसको माइनस कर दूँ, ठीक है ना, तो आपके पास क्या बचेगा, ए माइनस बी, जिसको हम दूसरा नाम भी देते हैं ओनली ए, ओनली ए। देखो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसके अंदर बी और ए दोनों मर्ज है, तो इसको मैं ओनली ए तो नहीं बोल सकता। ओनली ए क्या है, जो सिर्फ ए के अंदर और कहीं नहीं है, बी के अंदर नहीं है, बेसिकली जो सिर्फ ए के अंदर है बी के अंदर नहीं है, दैट इज ओनली ए। तो क्या हो गया, ए माइनस बी। अब आपके दिमाग में क्या आएगा कि सर अगर आप इसमें से ये माइनस करते हो तो ये सिर्फ ये कैसे बच रहा है, ठीक है ना, तो ऐसे समझना, ऐसे समझना इस चीज़ को, एकदम बेसिक तरीके से समझाऊंगा। आप एक मोबाइल फ़ोन ख़रीद करके लेके आए, मोबाइल फ़ोन, तो एक डब्बा आपको मिला, डब्बे के अंदर आपने देखा मोबाइल फ़ोन रखा है और चार्जर रखा है, चार्जर। मैंने आपको बोला कि भाई एक काम करो, या फिर ऐसा समझो कि मैंने आपको एक गिफ्ट दिया, एक मोबाइल फ़ोन गिफ्ट दिया। जब मैंने आपको एक मोबाइल फ़ोन गिफ्ट दिया, पूरा डब्बा मोबाइल फ़ोन का गिफ्ट दिया, तो उसके अंदर एक मोबाइल फ़ोन था और एक चार्जर था। अब मैंने आपको बोला, क्योंकि मैंने गिफ्ट दिया है, तो मैंने बोला कि एक काम करो, इसमें जो फ़ोन है वो तुम रख लो, जो भी तुम्हारे पास डब्बा है उसका फ़ोन तुम रख लो, और उसका चार्जर और ईयरफोन मुझे दे दो, चार्जर और ईयरफोन मुझे दे दो, चार्जर और ईयरफोन, ईयरफोन ये मुझे दे दो, ठीक है ना। अब क्या बोलोगे कि सर जो आपने डब्बा मुझे गिफ्ट दिया है उसके अंदर चार्जर तो है, ईयरफोन है ही नहीं, तो मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा चार्जर दे देता हूँ तो मेरे पास सिर्फ फ़ोन बचेगा, ईयरफोन तो मैं आपको दे ही नहीं सकता जब मेरे पास है नहीं, तो यही तो बोलोगे आप मुझको, ठीक है ना। अब वही समझो, एक सेट ए है, एक सेट बी है, एक सेट ए है, एक सेट बी है। लेट्स से सेट ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 1 2 3 4 5, और सेट बी है, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं 4 5 6 और 7। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ए माइनस बी क्या होगा, ए माइनस बी क्या होगा। तो आप ये मत बोलना कि सर 1 2 3 4 5 में से 4 5 6 7 माइनस करना है। आप बोलोगे कि ए के अंदर जो एलिमेंट है और जो बी के अंदर भी कॉमन है, तो जो कॉमन वाले एलिमेंट है वो माइनस कर दो। जो ए के अंदर है ही नहीं, यानी कि 6 और 7, ये कैसे आप हटा सकते हो ए के अंदर से। ये समझ लो मोबाइल फ़ोन है, ये वो डब्बा है फ़ोन और चार्जर वाला। मैंने आपसे बोला कि मुझे चार्जर और ईयरफोन दे दो, चार्जर और ईयरफोन दे दो, तो मान के चलो 1 2 3 जो है ये मोबाइल फ़ोन है, 4 और 5 जो है ये चार्जर है, 4 और 5 जो है ये चार्जर है, और 6 और 7 जो है ये ईयरफोन है, ऐसे समझ लो। अब मैंने आपको जो डब्बा दिया उसके अंदर क्या था, मोबाइल फ़ोन 1 2 3 और चार्जर 4 और 5, और मैंने आपको क्या बोला कि चार्जर और ईयरफोन दे दो। तो आप मुझे क्या दोगे, आप मुझे सिर्फ चार्जर दे दोगे, तो आपके पास क्या बचेगा, ए माइनस बी, आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा सिर्फ मोबाइल फ़ोन। समझ आ गई बात। तो ए माइनस बी अगर करना है तो आपको क्या करना है, जो ए और बी दोनों में कॉमन चीज़ है वो ए में से हटा दो। ए माइनस बी करना है तो ए और बी में जो कॉमन चीज़ है वो ए में से हटा दो। तो ए और बी में 4 और 5 कॉमन है, ये ए में से हटा दो तो आपके पास ए माइनस बी आ जाएगा। आपको 6 और 7 हटाने की ज़रूरत है ही नहीं ए से, क्योंकि वो है ही नहीं, ए के अंदर है ही नहीं, ठीक है ना, वो ए के अंदर है ही नहीं। तो इसी तरीके से आप ध्यान से सुनना, अगर मैं ये वाला एग्जाम्पल यहाँ पर प्लेस करूँ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, तो देखो 1 2 3 4 5 सारे के सारे ए सर्कल के अंदर आपको दिख रहे हैं, सारे के सारे ए सर्कल के अंदर है। और अब मैं बी सर्कल के अंदर लिखता हूँ 4 5 पहले से लिखा है, 6 और 7, 6 और 7, तो 4 5 6 7 जो है बी सर्कल के अंदर है। और आपको क्या दिख रहा है, 4 और 5 जो है ये ए और बी दोनों सर्कल के अंदर है, तो देखो 4 और 5 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ठीक है ना, बात समझ आ गई। तो अगर मैं बोलता हूँ कि ओनली ए क्या होगा तो आप क्या बोलोगे, 1 2 3। ओनली बी क्या होगा, ओनली बी, ओनली बी, तो आप क्या बोलोगे, 6 और 7, 6 और 7। ओनली बी को कैसे लिख सकते हैं, बी माइनस ए करके, यानी बी में से ए हटा दो। तो आपको क्या करना है, 4 5 6 7 में से जो ए और बी में कॉमन है वो बी में से हटा दो। तो ए और बी में 4 और 5 कॉमन है, तो 4 5 6 7 में से 4 5 हटा दोगे तो 6 7 बचेगा, ये हो जाएगा ओनली बी, ये हो जाएगा ओनली बी। और सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, ओनली ए प्लस ओनली बी, ओनली ए प्लस ओनली बी, यानी कि जो येलो वाला हाईलाइटेड एरिया है दैट इज सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। क्या हो जाएगा, 1 2 3 6 और 7, ये है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। इजी, एकदम इजी, ठीक है ना। तो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है, द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट ए एंड बी इफ द सेट ऑफ ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो ए माइनस बी हो गया ए का येलो पोर्शन, बी माइनस ए हो गया बी का येलो पोर्शन। और यूनियन का क्या मतलब होता है, यूनियन का क्या मतलब होता है, इन दोनों को ऐड कर दो विदाउट रिपीटेशन। अब ए और बी के अंदर कुछ रिपीट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा,
जो ओनली ए और ओनली बी, इसमें तो कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा। ओनली ए के अंदर 1 2 3 है, ओनली बी के अंदर 6 और 7 है, कुछ रिपीट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। तो इन सबको मर्ज करके लिख दो, तो 1 2 3 6 और 7 लिख दिया मैंने। तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट हो गया। ठीक है जी, एकदम ईजी है, कुछ मुश्किल नहीं है इसके अंदर, बस आपको याद रखना है। अभी याद रखना आपकी ड्यूटी है, ठीक है ना, मैंने आपको समझा दिया। अब मुझे बताओ कि जो अभी हमने किया, ठीक है ना, इसमें क्या डाउट है आपको? जितने भी पॉइंट्स अभी हमने किए हैं इन सब में आपको क्या डाउट है? कोई डाउट जल्दी से पूछो। आर्यन, अखिल, अक्षत, अनुज, आकृति, भावना, हर्ष, काजल, निशा, प्रभात, सौम्य, श्रुति, जल्दी जल्दी कोई डाउट? हाँ मैं अभी बता रहा हूँ। आपका कौन सा पार्ट बताना है? आकृति क्या बोल रहे हो, दोबारा बोलो। कॉम्प्लीमेंट वाला। अच्छा कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसके अलावा कोई डाउट नहीं है? देखो कॉम्प्लीमेंट तो बहुत इजी है, दोबारा सुन लो। आकृति कहाँ गया? कॉम्प्लीमेंट इसके अंदर था ना, ये रहा। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है, जैसे एक आपका यूनिवर्स है जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक सेट पी था जिसके अंदर 2 3 7 8 9 था। तो एवरीथिंग विच इज इन यूनिवर्स बट नॉट इन पी इज कॉल्ड पी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना? जैसे आपको याद होगा स्कूल में आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ा था। अगर आपके पास एक डाइस है, ठीक है ना, डाइस, ये लूडो खेलते वक्त यूज़ होता है डाइस, ठीक है ना, लूडो खेलते हैं तब यूज़ होता है डाइस, ठीक है ना, जिसपे 1 से लेकर के 6 तक डॉट्स होते हैं, डॉट्स, ठीक है ना। तो ये डाइस है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर आपने डाइस रोल किया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2? तो आप क्या आंसर दोगे, जल्दी बताओ। प्रोबेबिलिटी चैप्टर पढ़ा इतना तो जल्दी बताइए क्या आंसर दोगे इसका। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2? आप एक डाइस रोल कर रहे हो, क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपका 2 आएगा? बताओ भाई, जल्दी बताओ। पहले तो बताओ यूनिवर्सल जो यूनिवर्सल सेट होगा, ये जो होगा यूनिवर्सल सेट, ये क्या होगा इस क्वेश्चन का जो यूनिवर्सल सेट है वो होगा 1 2 3 4 5 एंड 6, ऑल पॉसिबल नंबर्स जो आ सकते हैं इसके अंदर, ये होता है यूनिवर्स। ठीक है ना, ये होता है यूनिवर्स। देखो ये है डेफिनेशन, द सेट विच कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स अंडर कंसिडरेशन। अब जो हमारा अंडर कंसिडरेशन है वो है एक डाइस को रोल करना, तो इसमें कितने पॉसिबल एलिमेंट आ सकते हैं? 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या हो गया? ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक है ना। और इस यूनिवर्सल सेट के अंदर 2 जो है वो आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, यानी कि अगर मैं डाइस रोल करता हूँ तो 2 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। अब मैं जानना चाहता हूँ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2, तो हम क्या बोलेंगे? फेवरेबल आउटकम, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम कितना है? 1, ठीक है ना, इन सब में एक ही फेवरेबल आउटकम है, और टोटल आउटकम्स कितने हैं? 6। तो प्रोबेबिलिटी हो गई 1/6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 इज 1/6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 2 क्या हो जाएगा? 1 - 1/6, यानी कि 5/6। अगर मैं बोलूँ कि 2 ना आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो आप क्या बोलोगे? 2 ना आने की प्रोबेबिलिटी का मतलब होगा कि 1 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए। तो आपके फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएंगे? 1 3 4 5 6, यानी कि 5। टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे? 6। तो यहाँ पर ये जो डैश था, डैश, इसको भी हम उसी तरीके से समझते हैं जो यहाँ पर डैश का मतलब होता है, यानी ये वाला पी डैश और ये वाला 2 डैश एक ही चीज़ होती है, ठीक है ना। दोबारा समझना, पी क्या है? एक सेट है जिसके अंदर 2 3 7 8 9 है। तो पी डैश क्या हो गया? पी डैश हो गया एवरीथिंग अदर देन पी, एवरीथिंग अदर देन पी। तो एवरीथिंग अदर देन पी मतलब क्या हुआ? कि 1 आ जाएगा इसके अंदर क्योंकि वो पी के अंदर नहीं है, 2 नहीं आएगा क्योंकि वो पी के अंदर है, 3 नहीं आएगा, एवरीथिंग अदर देन पी के अंदर 3 नहीं आएगा क्योंकि वो पी के अंदर है, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा क्योंकि वो पी के अंदर नहीं है, और 7 8 9 नहीं आएगा क्योंकि वो पी के अंदर है, ठीक है ना। तो एवरीथिंग अदर देन पी क्या हो गया? एवरीथिंग अदर देन पी हो गया कि पी के अलावा सब कुछ। सब कुछ पहले तो समझो, सब कुछ के अंदर हमें जो लेना है वो सिर्फ यूनिवर्सल सेट से लेना है। सब कुछ के अंदर जो भी आएगा वो सिर्फ यूनिवर्सल सेट से आएगा, क्योंकि इसके अलावा कुछ आ ही नहीं सकता। तो पी के अलावा सब कुछ जो है, तो आपको क्या करना है? आपको यूनिवर्सल सेट के अंदर से पी वाले एलिमेंट हटा देने हैं, तो ये हो जाता है आपका पी डैश। तो सिंपल भाषा में, अगर आप यूनिवर्सल सेट के अंदर से पी सेट के एलिमेंट हटा दो तो जो आपके पास एलिमेंट बचेंगे दैट इज पी डैश, दैट इज पी डैश, ठीक है ना। तो पी कॉम्प्लीमेंट आपको समझ आ गया होगा।
चलिए भाई, आते हैं हम डी मॉर्गन फ्लॉ पर। अच्छा, मैं कुछ कुछ चीज़ और समझाता हूँ आपको, कुछ कुछ चीज़ और समझा देता हूँ। मेरे पास ये जो वेन डायग्राम है, इसके अंदर जो मैं रेड हाईलाइट कर रहा हूँ, रेड पोर्शन हाईलाइट कर रहा हूँ, इस रेड पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? इस रेड पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? ध्यान से सुनना मेरी बात को। ए इंटरसेक्शन बी, यानी जो ए सेट और बी सेट में कॉमन है उसी को तो ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं। याद आ गया? ए सेट और बी सेट में जो कॉमन है, क्या कॉमन है? 4 5 4 5, तो ये तो ए इंटरसेक्शन बी होता है। तो ये जो कॉमन एरिया होता है दो सर्कल्स के बीच में, इसको हम ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं। अब अगला सवाल, ए यूनियन बी क्या होगा? ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी का मतलब क्या हो गया? जो भी ए सेट के अंदर और बी सेट के अंदर है सब कुछ लिख दो, बट विदाउट रेपिटेशन, विदाउट रेपिटेशन। तो ए सेट के अंदर 1 2 3 4 5 है, बी सेट के अंदर 4 5 6 7 है, तो सब कुछ लिख दो, सब कुछ लिख दो विदाउट रेपिटेशन। तो 1 2 3 4 5 लिख दिया, 6 7, ये क्या हो गया? ए यूनियन बी आ गया। यानी कि ए यूनियन बी अगर मैं डायग्राम के थ्रू समझूं तो ए का येलो वाला पोर्शन प्लस रेड वाला पोर्शन प्लस बी का येलो वाला पोर्शन, ये होता है ए यूनियन बी। दोबारा सुनना, ए का येलो वाला पोर्शन प्लस रेड वाला पोर्शन प्लस बी का येलो वाला पोर्शन, ये होता है ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी का अगर मैं फॉर्मूला बनाना चाहता हूँ तो कैसे बनेगा? वो कैसे बनेगा? तो मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं निकालना चाहता हूँ, इसको मैं ऐसे समझाता हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी मैं निकालना चाहता हूँ। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, कितने एलिमेंट्स है देख लो एक बार ध्यान से, 7 एलिमेंट है। ये मैं निकालना चाहता हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं ए यूनियन बी के अंदर। तो हम क्या करेंगे, हम पहले तो सारे के सारे एलिमेंट जो ए सेट के अंदर है वो ऐड कर देंगे, फिर हम जितने भी एलिमेंट बी सेट के अंदर है उनको भी ऐड कर देंगे। तो ए सेट के अंदर कितने एलिमेंट है? 5, 1 2 3 4 5, और बी सेट के अंदर कितने एलिमेंट है? 4, 4 5 6 7। ठीक है ना, देखो ए सेट के अंदर 4 और बी सेट के अंदर 4, ए सेट के अंदर 5 और बी सेट के अंदर 4, तो 5 + 4 हो गया। आंसर क्या आ रहा है? 9। बट नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 7। तो ये तो मैच ही नहीं कर रहा। क्यों मैच नहीं कर रहा? सिंपल सा रीज़न है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए के अंदर 1 2 3 4 5 है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी के अंदर 4 5 6 7 है, यानी कि जो 4 5 हैं ये इस 5 के अंदर भी इंक्लूडेड है, ये 5 एलिमेंट के अंदर 2 एलिमेंट 4 5 है, और इन 4 एलिमेंट के अंदर भी 2 एलिमेंट 4 5 हैं। यानी मैंने 4 5 एलिमेंट को दो बार कंसिडर कर लिया, एक बार इधर और एक बार इधर। तो आंसर तो गलत आएगा ही, क्योंकि मुझे एक बार कंसिडर करना होता है उसको। तो मैं क्या करूँगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दूंगा, क्योंकि 4 और 5 दो बार ऐड हो चुका है, 2 बार ऐड। तो मैं एक बार इस चीज़ को माइनस कर देता हूँ, एक बार नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस रेड एरिया को माइनस कर देता हूँ। अगर मैं 2 - 1 करता हूँ तो क्या बचता है? 1। 2 - 1 करो तो क्या बचता है? 1। अब 4 और 5 वाले जो ये जो दो एलिमेंट है ये ए सेट के अंदर भी आ गए और बी सेट के अंदर आ गए, यानी 2 बार ऐड हो गए। तो अगर मैं एक बार माइनस कर देता हूँ तो ये एक ही बार एडेड रहेंगे ना, और मुझे वही चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने ए इंटरसेक्शन बी यानी रेड एरिया के अंदर जितने भी एलिमेंट है उसको एक बार माइनस कर दिया। ठीक है ना, तो कितने एलिमेंट है ए और ए इंटरसेक्शन बी के अंदर? 2 एलिमेंट है, तो माइनस कर दिया 2, तो कितना आ गया? 7। तो देखो ये 7 एलिमेंट थे और ये आ गया आंसर 7, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। ठीक है ना, इसको दोबारा समझा दूंगा मैं थोड़ी देर में, चिंता ना करें। तो अभी कुछ और समझाना है क्या मुझको? इतना समझो, अभी धीमे धीमे आगे चल के और समझाता हूँ। ठीक है, धीमे धीमे करके और समझाऊंगा। आ जाते हैं डी मॉर्गन फ्लॉ के ऊपर। डी मॉर्गन फ्लॉ मैं आपको इधर से ही समझा देता हूँ, अलग से कुछ नहीं लिख रहा। ठीक है ना, एक सेट एस है, इसको हम क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल सेट, यानी जितने भी एलिमेंट इस पूरे एग्जाम्पल में होने वाले हैं, ठीक है ना, वो 0 से लेकर के 9 तक है, इनके इनसे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। जितने भी एलिमेंट पॉसिबल एलिमेंट है इनटू दिस एग्जाम्पल, इनटू दिस प्रॉब्लम इज 0 to 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये यूनिवर्सल सेट है। ये है सेट पी, ये है सेट क्यू। तो सेट पी और सेट क्यू जो है, ठीक है ना, इनके अंदर जो भी एलिमेंट होंगे ये सारे के सारे इस यूनिवर्स को ही बिलोंग करते होंगे, इसके बाहर से कोई भी नहीं होगा। तो देखो 0 2 4 6 8 ये सारे के सारे यूनिवर्सल सेट के अंदर हैं, ऐसे 1 2 3 4 5 ये सारे के सारे यूनिवर्सल सेट के अंदर हैं। ठीक है ना, इसके अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं हो सकता सेट पी और सेट क्यू के अंदर जो इस यूनिवर्सल सेट में ना हो। ठीक है ना, इसके अंदर जो होंगे वही इन दोनों के अंदर आएंगे। ठीक है ना, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे वही पॉसिबल एलिमेंट इसके अंदर आ सकते हैं, इसके बाहर से कुछ भी नहीं आ सकता पी और क्यू के अंदर। चलिए अब सुनिए, मैं जानना चाहता हूँ कि पी डैश क्या होगा। जो आकृति ने डाउट पूछा था कि सर पी कॉम्प्लीमेंट समझा दीजिए, तो मैं क्या बोलूँगा, एवरीथिंग अदर देन पी इज पी डैश। तो देखो पी के अंदर 0 है,
तो मैंने जो यूनिवर्सल सेट था इसमें से 0 हटा दिया। पी के अंदर 2 है तो मैंने यूनिवर्सल सेट से 2 हटा दिया। पी के अंदर 4 है तो मैंने यूनिवर्सल सेट से 4 हटा दिया। पी के अंदर 6 है तो मैंने 6 हटा दिया। 8 है तो 8 हटा दिया। तो एवरीथिंग अदर देन पी क्या बच गया भाई, क्या बच गया, 1 3 5 7 9 बच गया। एवरीथिंग अदर देन पी क्या बच गया, 1 3 5 7 9 बच गया। तो देखो पी डैश क्या आ गया, 1 3 5 7 9। ऐसे क्यू डैश देखो, क्यू डैश क्यू डैश क्यू डैश क्या करेंगे, अगेन सेम, जो क्यू के अंदर है वो हटा दो, यूनिवर्सल सेट से जो भी क्यू के अंदर है वो हटा दो, यानी एवरीथिंग अदर देन क्यू इज क्यू डैश। तो क्यू के अंदर 1 है, 1 हटा दिया, 2 है, 2 हटा दिया, 3 है, 3 हटा दिया, 4 है, 4 हटा दिया, 5 है और 5 भी हटा दिया। तो एवरीथिंग अदर देन क्यू क्या बच गया, 0 6 7 8 9, 0 6 7 8 9। तो आपको एक कॉम्प्लीमेंट का समझ आ गया होगा क्या मतलब होता है, ठीक है ना, पी कॉम्प्लीमेंट क्यू कॉम्प्लीमेंट, सब आपको और बेटर आइडिया मिल गया होगा कि इस कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है। आगे बढ़ते हैं, पी यूनियन क्यू मैं निकालना चाहता हूँ, पी यूनियन क्यू। पी यूनियन क्यू का क्या मतलब है कि पी और क्यू के सारे एलिमेंट्स को लिख दो विदाउट रेपिटेशन। देखो 0 लिख दिया, 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, 5 लिख दिया, 6 लिख दिया, 8 लिख दिया, ठीक है। तो 0 1 2 3 4 5 6 8, तो 0 1 2 3 4 5 6 8 लिख दिए सारे एलिमेंट पी और क्यू के विदाउट रेपिटेशन। देखो 2 जो है 2 टाइम्स आ रहा था बट हमने एक ही बार लिखा। 4 जो है तो 2 टाइम्स आ रहा था बट मैंने एक ही बार लिखा, ठीक है ना, विदाउट रेपिटेशन। तो पी यूनियन क्यू आ गया, समझ आ गया हमको ये भी। इसी तरीके से पी यूनियन क्यू डैश क्या होगा, तो पी यूनियन क्यू के अंदर जो भी आ रहा है इसके अलावा जो भी बच गया वो हो गया पी यूनियन क्यू डैश। डैश का मतलब समझो क्या है कि जो पी यूनियन क्यू है इसके अलावा सब कुछ पी यूनियन क्यू डैश हो जाएगा। तो देखो पी यूनियन क्यू के अंदर क्या क्या है, इसके अंदर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और 8 है। तो मैंने 0 1 2 3 4 5 6 और 8 हटा दिया। तो क्या बच गया, एवरीथिंग अदर देन पी यूनियन क्यू क्या बच गया, 7 और 9 बच गया। तो देखो यहाँ पे 7 और 9 आ गया, 7 और 9 आ गया, ये आ गया, ठीक है ना। ऐसे पी इंटरसेक्शन क्यू क्या होता है, जो पी एंड क्यू दोनों में कॉमन है, पी एंड क्यू दोनों में कॉमन है। तो पी एंड क्यू दोनों में कॉमन क्या है, पी एंड क्यू में 2 कॉमन है, 2 4 कॉमन है और बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 नहीं है, 3 6 5 8 कुछ भी कॉमन नहीं है, 2 और 4। तो ये देखो पी इंटरसेक्शन क्यू 2 4 आ गया। अब थोड़ा मुश्किल होगा, ध्यान से समझना। यहाँ तक हमको चीज़ें समझ आ गई हैं, ठीक है ना, यहाँ तक हमको चीज़ें समझ आ गई हैं, यहाँ तक इस लाइन से ऊपर ऊपर हमें सब समझ आ गया है, ठीक है ना, क्या क्या है। अब आता है पी यूनियन क्यू डैश। आपको क्या करना है समझना, पी ढूंढो, पी, मैं इसको रब कर देता हूँ थोड़ा सा, पी ढूंढो, पी ये रहा, पी पी, और ढूंढो क्यू डैश ये रहा। तो पी यूनियन क्यू डैश का क्या मतलब है कि पी और क्यू के सारे एलिमेंट्स को मर्ज करके लिख दो विदाउट रेपिटेशन, मर्ज करके लिख दो विदाउट रेपिटेशन। तो देखिए पी का 0 आ गया, क्यू डैश में भी 0 है तो मैंने 0 लिख दिया, ये आ गया। फिर 0 के बाद 1 नहीं है, 1 नहीं है, 1 नहीं लिखा, 2 है यहाँ पर तो 2 लिख दिया, 3 दोनों में नहीं है, नहीं लिखा, 4 है, लिख दिया, ठीक है ना, 5 दोनों में नहीं है, नहीं लिखा, 6 है, 6 लिख दिया, 7 है, 7 लिख दिया, 8 है, 8 लिख दिया, ठीक है ना, और 9 है, 9 लिख दिया, ईजी, ठीक है ना। तो जितना भी पी और क्यू डैश में था सब कुछ लिख दिया मर्ज करके विदाउट रेपिटेशन, पी यूनियन क्यू डैश आ गया। अब सुनो, पी इंटरसेक्शन क्यू क्या हमने निकाला था, बिल्कुल निकाला था, ये रहा पी इंटरसेक्शन क्यू। तो पी इंटरसेक्शन क्यू डैश क्या होगा, एवरीथिंग अदर देन पी इंटरसेक्शन क्यू। तो पी इंटरसेक्शन में क्यू में 2 और 4 था तो मैंने 2 और 4 हटा दो अपने यूनिवर्सल सेट से। तो जो भी बच गया अब यूनिवर्सल सेट के अंदर दैट इज पी यूनियन पी इंटरसेक्शन क्यू डैश। क्या बच गया देखो, 0 1 या गया 0 1, 3 5 6 7 8 9, 3 5 6 7 8 9। तो ये आ गया पी इंटरसेक्शन क्यू जो कि 2 4 था, इसके अलावा सब कुछ, यानी कि 2 और 4 हटा दो, 0 से लेकर के 9 तक जो भी एलिमेंट है उनमें से। तो देखो 0 से लेकर के 9 तक जितने भी एलिमेंट है उसमें से 2 हटा दिया और 4 हटा दिया, बाकी सारे लिख दिया। अगला सुनो, पी डैश यूनियन क्यू डैश, पी डैश यूनियन क्यू डैश। तो पहले तो पी डैश और क्यू डैश ढूंढते हैं, पी डैश ये रहा और क्यू डैश ये रहा, और इनका यूनियन यूनियन यानी कि सारे एलिमेंट्स लिखने हैं विदाउट रेपिटेशन। तो देखो 0 आ गया, 1 आ गया, 2 दोनों में नहीं है तो 0 1 3, 0 1 3, फिर 4 दोनों में नहीं है, 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9, ठीक है ना, 7 9 इधर भी था बट विदाउट रेपिटेशन लिखा, एक एक बार लिखा, ये भी आ गया।
ठीक है ना, ये भी हमको समझ आ गया। अब आता है पी डैश इंटरसेक्शन क्यू डैश। तो पी डैश और क्यू डैश में जो भी कॉमन है वो लिखना है, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, ठीक है ना। तो पी डैश ये रहा और क्यू डैश ये रहा, इनमें कॉमन क्या है, 1 इसमें है बट इसमें नहीं है, 3 इसमें है बट इसमें नहीं है, 5 इसमें है बट इसमें नहीं है, 7 इसमें है और इसमें भी है, और 9 इसमें भी है और इसमें भी है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है। तो पी डैश इंटरसेक्शन क्यू डैश क्या गया, 7,9, ठीक है ना। सो इट कैन बी नोटेड दैट, अब हम क्या नोट कर सकते हैं इस पूरे के पूरे एग्जाम्पल से, हम नोट कर सकते हैं कि P यूनियन Q डैश, ठीक है ना, ढूंढते हैं हम लोग एक एक करके। है जी, क्या ढूंढ रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना। P यूनियन Q डैश, P यूनियन Q डैश कहाँ है भाई, कहाँ है भाई, कहाँ है भाई, ये रहा P यूनियन Q डैश 7,9। बताओ जी इस पूरे में 7,9 कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है 7,9, यानी कि P यूनियन Q डैश किसके बराबर होगा, P डैश इंटरसेक्शन Q डैश, P डैश इंटरसेक्शन Q डैश। ये बन गया डी मॉर्गन्स लॉ। क्या बन गया, डी मॉर्गन्स लॉ। तो आपको ये, आपको है ना ये सब याद नहीं रखना है इतना, ये सब तो करते रहे करते रहे करते रहे, आपको मेन जो है क्रक्स ये याद रखना है, दिस इज क्रक्स, क्रक्स ये फॉर्मूला है बेसिकली, आपको याद रखना है कि P यूनियन Q डैश, P यूनियन Q डैश क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो जो डैश है वो P के ऊपर आ जाएगा, यूनियन के ऊपर आ जाएगा और Q के ऊपर आ जाएगा, तो P डैश Q डैश, और यूनियन का जब डैश करेंगे तो ये साइन चेंज कर लेगा, यूनियन क्या बन जाएगा, इंटरसेक्शन बन जाएगा, बन गया फॉर्मूला। ऐसे सुनो, P इंटरसेक्शन Q डैश का फॉर्मूला बना देते हैं, P का डैश P डैश, Q का डैश Q डैश, और जब इंटरसेक्शन का डैश करेंगे तो ये यूनियन बन जाएगा, तो P डैश यूनियन Q डैश बन गया, P डैश यूनियन Q डैश बन गया, ठीक है ना। एकदम इजी फॉर्मूले आपको लर्न हो गए होंगे, और ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। P इंटरसेक्शन Q डैश कहाँ पर है, P इंटरसेक्शन Q डैश ये रहा, क्या है 0 1 3 5 6 7 8 9, यहाँ पर देखो 0 1 3 5 6 7 8 9 बिल्कुल सेम सेम एलिमेंट्स हैं, और P इंटरसेक्शन Q डैश के अंदर और P डैश यूनियन Q डैश के अंदर बिल्कुल सेम सेम एलिमेंट है, यानी हम क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों इक्वल है, हमने बोल दिया डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है ना। तो डी मॉर्गन्स लॉ था, इजी है मुश्किल नहीं है, ठीक है ना, इजी है मुश्किल नहीं है। आपको मेन क्रक्स याद रखना है, आपको सिर्फ ये याद रखना है और कुछ याद नहीं रखना, कैसे हुआ क्या हुआ आपको दिख गया यहाँ पर, तो आपको जो याद रखना है वो सिर्फ ये 2 चीज़ें हैं। आइए जी, यहाँ पर आता है सम इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला उसके ऊपर, ठीक है ना, और फिर हमारा सेट्स खत्म हो जाएगा, रिलेशंस एंड फंक्शन शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए सेट्स खत्म करें, पहले यहाँ पे ये पूरा समझेंगे, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे सेट के। समझो भाई क्या लिखा है यहाँ पर, पहले तो ये देखो नॉट डिसजॉइंट सेट। नॉट डिसजॉइंट का क्या मतलब होता है, नॉट डिसजॉइंट का मतलब होता है कि सेट्स जो है वो डिसजॉइंट नहीं है। डिसजॉइंट का क्या मतलब होता है कि कुछ भी कॉमन ना हो, कुछ भी कॉमन ना हो। तो डिसजॉइंट सेट का क्या मतलब है, वो सेट जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर सेट ए बी सी है, सेट ए है, सेट बी है और सेट सी है, अगर इन तीनों सेट में कुछ भी कॉमन नहीं है तो इनको हम बोलेंगे डिसजॉइंट सेट। तो नॉट डिसजॉइंट सेट क्या हो गया कि ए बी सी जो सेट है इनके अंदर कुछ 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 कॉमन है, कुछ 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 कॉमन है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, तो नॉट डिसजॉइंट सेट मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। तो सबसे पहले तो मैं वेन डायग्राम बनाऊंगा नॉट डिसजॉइंट सेट का, नॉट डिसजॉइंट सेट का। तो मैंने बनाया सेट ए, मैंने बनाया सेट बी और मैंने बनाया सेट सी, ये बन गया सेट सी। सेट ए सेट बी सेट सी, ए बी सी। तो हम बोल सकते हैं सेट ए बी सी जो है डिसजॉइंट सेट नहीं है, क्योंकि तीनों में कुछ ना कुछ कॉमन है। ए और बी में भी कुछ कॉमन है, ए और सी में भी कुछ कॉमन है, बी और सी में भी कुछ कॉमन है, और ए बी सी तीनों में भी कुछ कॉमन है, ठीक है ना। और अगर हम बात करें क्या क्या कॉमन है तो देखना, ध्यान से देखना, ए और बी के अंदर जो कॉमन है वो ये वाला एरिया है, ए और बी के अंदर जो कॉमन है, ठीक है ना। ए और सी के अंदर जो कॉमन है वो ये वाला एरिया है, ठीक है ना। और बी और सी के अंदर जो कॉमन है वो ये वाला एरिया है, ठीक है ना। और वो एरिया जो ना ही रेड है ना ही ब्लू है ना ही येलो है, यानी कि जिसके अंदर तीनों कलर मर्ज हो गए हैं, ये वो एरिया है जो ए बी सी तीनों में कॉमन है। ए बी सी तीनों में कॉमन है, यानी बीच वाला एरिया जहाँ पे मैंने ग्रीन टिक मार्क लगाया, ये वो एरिया जो ए बी सी तीनों में कॉमन है, ठीक है जी। बात समझ आ गई हम लोगों को इतनी तो। अब सुनो, मैं निकालना चाहता हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी।
मैं क्या निकालना चाहता हूँ कि ए यूनियन बी यूनियन सी में कितने एलिमेंट्स होंगे, यानी कि अगर मैं ए यूनियन बी यूनियन सी एक सेट बनाऊँ तो उसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, कितने एलिमेंट्स होंगे। तो पहले तो मैं क्या करता हूँ, एक सेट ए बनाता हूँ, 1 2 3 4 5। एक सेट बी बनाता हूँ, 4 5 6 7 8। और एक सेट सी बनाता हूँ, 4 5 6 10 9 10, 6 9 और 10, ये आ गया सेट सी। ठीक है ना। और अगर मैं इनके नंबर्स प्लेस करूं इन वेन डायग्राम के अंदर, तो देखो 1 2 3 जो है वो बी और सी के अंदर नहीं है, 1 2 3 जो है वो बी और सी के अंदर नहीं है, तो मैं 1 2 3 इधर लिख देता हूँ, 1 2 3। ठीक है जी। और ध्यान से देखना 4 और 5 जो है वो ए के अंदर भी है, बी के अंदर भी है और सी के अंदर भी है। 4 और 5 जो है ए बी सी तीनों के अंदर है, तो 4 और 5 जो है मैं इधर लिख देता हूँ, 4 और 5, 4 5 इधर लिख दिया। अब क्या करें, अब क्या करें, एक काम करते हैं, बी के अंदर एक और एलिमेंट डालते हैं 3, बी के अंदर एक और एलिमेंट डालते हैं 3, ए के अंदर भी 3 है, बी के अंदर भी 3 है, बट सी के अंदर 3 नहीं है। ठीक है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 3 यहाँ से हटा रहा हूँ और 3 किधर लिखूँगा, इधर। ठीक है ना। तो देखो ए और बी के अंदर क्या कॉमन है, 3 4 5 3 4 5 3 4 5, तो देखो 3 4 5 और 3 4 5 कॉमन है। ठीक है। ऐसे कौन से एलिमेंट है जो बी के अंदर है, ठीक है ना, 6 7 8, 6 7 8। अब देखना जो 6 है वो सी के अंदर भी है, ठीक है ना, बट ए के अंदर नहीं है। 6 जो है वो सी के अंदर तो है बट ए के अंदर नहीं है, तो जो 6 एलिमेंट है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि बी और सी दोनों में कॉमन है, बी में भी है और सी में भी है, बट ए के अंदर नहीं है, तो इधर तो नहीं आएगा, क्योंकि ये जो कॉमन 4 और 5 वाला जो एरिया है इसमें ये ए का एरिया भी है, तो 6 यहाँ पे लिख दिया। अब क्या बच गया, 7 और 8 बच गया बी के अंदर, तो यहाँ पे लिख दिया 7 और 8। ठीक है ना। 7 और 8 दो ऐसे एलिमेंट है जो ना ही ए में है ना ही सी में है, तो 7 8 सिर्फ बी के एलिमेंट है, तो बी के अंदर लिख दिया। सी के अंदर क्या आएगा, 9 और 10, 9 और 10। ठीक है जी। और ऐसा कुछ है जो ए और सी में कॉमन है, 4 और 5 वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। और क्या करें, और क्या करें, एक एलिमेंट और कॉमन कर देते हैं, एक एलिमेंट और कॉमन कर देते हैं, एक एलिमेंट और कॉमन कर देते हैं, 11। ठीक है ना। तो 11 जो है वो ए में भी है और सी में भी है, तो जो 11 है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 11 11। ठीक है ना, ए और सी में कॉमन है, तो इस तरीके से वेन डायग्राम बन गया। अब हम जानना चाहते हैं कि ए यूनियन बी यूनियन सी में कितने एलिमेंट्स हैं, यानी मुझे क्या करना है, ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है पहले तो, और फिर उसके एलिमेंट्स काउंट करने हैं। तो ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए बी एंड सी विदाउट रेपिटेशन, विदाउट रेपिटेशन। तो क्या होंगे वो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 11 एलिमेंट होंगे, 11 एलिमेंट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी कितना होना चाहिए, 11 होना चाहिए। अभी 11 कैसे आएगा वो सुनना। तो पहले मैं क्या करूँगा, मैं सारे के सारे एलिमेंट ऐड कर दूंगा जो सेट ए के अंदर है, फिर मैं सारे के सारे एलिमेंट ऐड कर दूंगा जो सेट बी के अंदर है, फिर मैं सारे के सारे एलिमेंट ऐड कर दूंगा जो सी के अंदर है। अब दिक्कत क्या हुआ है इसके अंदर, दिक्कत क्या हुआ वो समझो। सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना, दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। सेट बी के अंदर कितने एलिमेंट हैं, अगेन 6, तो यहाँ पर भी 6 एलिमेंट है, यहाँ पे भी 6 एलिमेंट है। और सेट सी के अंदर कितने एलिमेंट है, अगेन 6, तो 6 प्लस 6 प्लस 6 कितना हो गया, 18 हो गया। बट आंसर क्या आ रहा था, 11, याद है आपको। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि कुछ एलिमेंट हैं, 11 हो गया, 6 हो गया, 4 5 हो गया और 3 हो गया, जो डबल डबल बार, बल्कि 4 और 5 तो 3 3 बार हमने ऐड कर दिया। 4 और 5 जब हमने 6 एलिमेंट ए के काउंट करे उसमें भी था, 4 और 5 जब बी के 6 एलिमेंट काउंट करे उसमें भी था, और 4 और 5 जब सी के 6 एलिमेंट काउंट किए तो उसमें भी था, यानी कि 4 और 5 तो 3 बार ऐड हो गया। 3 जो एलिमेंट है 2 बार ऐड हो गया, ए के अंदर भी बी के अंदर भी। 6 जो है अगेन 2 बार ऐड हो गया, बी के अंदर भी सी के अंदर भी। और 11 जो है अगेन 2 बार ऐड हो गया, ए के अंदर भी और सी के अंदर भी। तो कुछ एलिमेंट 2 बार और कुछ एलिमेंट 3 बार ऐड हो चुके हैं, इसलिए इसका आंसर 18 आ रहा है और आंसर 11 आना चाहिए, आना क्या चाहिए, 11। अब हम क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे,
माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे, ध्यान से समझना, वो सारे एलिमेंट जो ए एंड बी में कॉमन है, फिर माइनस करेंगे वो सारे एलिमेंट जो बी एंड सी में कॉमन है, फिर माइनस करेंगे वो सारे एलिमेंट जो सी एंड ए में कॉमन है। ठीक है जी, ध्यान से सुनना। अगर मैं ए एंड बी के कॉमन एलिमेंट्स की बात करूं, ए एंड बी के कॉमन एलिमेंट्स, तो कितने कॉमन एलिमेंट है ए एंड बी में? 3, 3, 4, 5, 3, 4, 5 जो है ये एलिमेंट ए और बी दोनों में कॉमन है। ठीक है ना। तो पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने ए 6 + 6 + 6 किया, पहले मैंने क्या किया 6 + 6 + 6 किया, फिर माइनस किया 3, 3 और 4, 5 ये 3 एलिमेंट। बी एंड सी में कितने कॉमन है, बी एंड सी में अगेन 3 एलिमेंट 4, 5 और 6। फिर ए सी एंड ए में कितने कॉमन है, सी और ए के अंदर अगेन 4, 5 और 11, 3 एलिमेंट। तो 3 - 3 - 3 यानी कह सकते हैं -9। 18 - 9 कितना होता है, 18 - 9 होता है 9। आंसर 9 आ रहा है, जबकि आंसर आना कितना चाहिए 11। ये तो दोबारा गलत हो गया। अब गलती के पीछे रीज़न देखो, रीज़न क्या है, अभी भी गलत क्यों हो रहा है? ठीक है ना, आंसर आ रहा है 9 जबकि आना चाहिए था 11। रीज़न सुनो, 3, 4, 5, 3 जो था ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी दोनों के अंदर ऐड हुआ, दोनों के अंदर ऐड हुआ। 4 और 5 जो था ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी तीनों में ऐड हुआ। 4 और 5 जो है वो इस 6 का भी पार्ट था, इस 6 का भी पार्ट था, इस 6 का भी पार्ट था। 3 जो है वो ए का पार्ट था और बी का पार्ट था। ठीक है ना। इसको ऐसे समझ नहीं आएगा आप लोगों को, ऐसे समझो, दूसरा तरीका है मेरे पास समझाने का। ऐसा क्यों हो रहा है, इसका दूसरा तरीका है। ये है सेट ए, ये है सेट बी और ये है सेट सी। ठीक है जी। अब सुनना, ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी होता क्या है, तो मैं टिक लगा रहा हूँ, जो टिक लगा रहा हूँ दैट इज ए यूनियन बी यूनियन सी। जितने भी एलिमेंट इस एरिया में है प्लस 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 जितने भी एलिमेंट इस एरिया में है, इन सभी एलिमेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट को अगर मैं ऐड कर दूं तो ये होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है ना। आपको क्या दिख रहा है कि जितने भी पार्टीशन है हर जगह एक एक टिक है, हर जगह एक एक टिक है। ठीक है ना। चलिए आगे सुनो, मैं जब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए ऐड करता हूँ तो मैं जितने भी एलिमेंट इस एरिया में है इन सबको ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि जितने भी टिक्स लगाए सब ए सर्कल का पार्ट है, तो जितने भी एलिमेंट इस एरिया में इन सबको मैं ऐड कर रहा हूँ। मैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी को ऐड जब करता हूँ तो जितने भी टिक इस एरिया में है मैं इन सभी को ऐड कर रहा हूँ। फिर जब मैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी को ऐड करता हूँ तो जितने भी टिक इस एरिया में और जितने भी एलिमेंट इस एरिया में बेसिकली इन सबको मैं ऐड कर रहा हूँ। तो आपको क्या दिखा कि कुछ कुछ जगह एलिमेंट्स जो है दो दो बार ऐड हो गए, जहाँ पे डबल टिक है वहाँ पे 2 बार ऐड हो गए, कुछ जगह 3 बार ऐड हो गए। दिख रहा है हम लोगों को, बिल्कुल दिख रहा है। अब मैंने क्या किया, मैंने माइनस किया उन सभी एलिमेंट को जो ए एंड बी दोनों जगह कॉमन है। तो मैं एक एक टिक हटा दूँ ए एंड बी में से, देखो एक टिक यहाँ से हटा दिया, ये एक टिक रह गया, एक टिक रह गया, एक टिक हटा दिया और एक टिक यहाँ से हटा दिया। तो जितने भी एलिमेंट ए एंड बी में कॉमन थे वो मैंने एक बार डिलीट कर दिया। तो सिचुएशन ऐसी हो गई अभी के लिए। फिर जितने भी एलिमेंट बी एंड सी में थे वो भी डिलीट कर दिए, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी एंड सी। तो बी एंड सी के अंदर जो एलिमेंट हैं बी एंड सी के अंदर वो हटा दो एक एक बार, जितने भी एलिमेंट इधर थे वो एक बार हटा दिए। फिर जितने भी एलिमेंट सी और ए के अंदर थे वो भी हटा दिए। सी और ए के अंदर क्या कॉमन है, जितने एलिमेंट इस दो एरिया में आ रहे थे वो। अब हमें क्या दिख रहा है, हमारी जो अब अपडेटेड इन्फॉर्मेशन वो ये है कि जितने भी पार्टीशंस थे हर जगह एक एक टिक है, बट एक जगह एक भी टिक नहीं है। और वो एरिया कौन सा है, ये बीच वाला एरिया, बीच वाला एरिया। जब मैंने माइनस किया एलिमेंट इन ए एंड बी, बी एंड सी, सी एंड ए, तो ये वाले एलिमेंट 3 बार माइनस हो गए, 3 बार ऐड होते 3 बार माइनस हो गए, तो इसका इफेक्ट जो है वो 0 हो गया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ए यूनियन बी यूनियन सी अगर निकालना है तो इधर भी एक टिक और ऐड करना पड़ेगा। तो उस ऐड करने को मैं क्या बोलूँगा, तो बोलूँगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए एंड बी एंड सी को एक बार ऐड कर दो, यानी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये जो एरिया है, ये जो एरिया जहाँ पे मैंने टिक ऐड किया है
इस एरिया को क्या बोलता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि जो ए बी सी तीनों का कॉमन एरिया है। तो एक बार मैंने ऐड कर दिया, और कितने एलिमेंट थे यहाँ पर, 4 और 5 यानी कि 2, मैंने कर दिया +2। अब देखो आंसर 11 आ जाएगा। 6 + 6 + 6 18, 18 - 9 9, 9 + 2 11, हो गए 11 एलिमेंट। देखो 11 एलिमेंट गिनाता हूँ मैं आप लोगों को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है जी, तो आप लोगों को अब ये फॉर्मूला समझ आ जाएगा। इस फॉर्मूले में सिर्फ एक चेंज कर लेना, मिस प्रिंट हो गया है, ये सारे इंटरसेक्शन होंगे, ये यूनियन की जगह इंटरसेक्शन कर लेना आप अपनी बुक में। यहाँ पर इंटरसेक्शन ठीक है, यहाँ पे यूनियन हो गया था गलती से। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए एंड बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी एंड सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी एंड ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए एंड बी एंड सी। कब, जब सेट्स जो है वो डिसजॉइंट नहीं है। क्या होगा फॉर्मूला इसका, अगर सेट्स जो है वो डिसजॉइंट है, सेट्स जो है वो डिसजॉइंट है, तो इसका फॉर्मूला तो सुपर डुपर इजी होता है। इसका फॉर्मूला होता है सुपर डुपर इजी। अगर मेरे पास 3 सेट हैं, एक है सेट ए, एक है सेट बी और एक है सेट सी, और तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनको मैं क्या बोलूँगा, डिसजॉइंट सेट। और इनका अगर वेन डायग्राम बनाऊंगा तो कुछ ऐसा बनेगा। और अगर मुझे निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी, तो मुझे क्या करना है, ए बी सी के सारे एलिमेंट्स लिख देना है विदाउट रेपिटेशन। अच्छा कुछ रिपीट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, कुछ कॉमन ही नहीं है तो रिपीट क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जितने भी एलिमेंट ए में है प्लस जितने भी एलिमेंट बी में है प्लस जितने भी एलिमेंट सी में है, इन तीनों को ऐड कर दो, तो भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी आ जाएगा, खत्म फॉर्मूला, खत्म। तो इफ ए एंड बी, ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, ए बी एंड सी आर डिसजॉइंट सेट, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी, खत्म। अगला देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। कब, जब ए एंड बी नॉट डिसजॉइंट सेट है, नॉट डिसजॉइंट यानी कि इनमें कुछ कॉमन है, ठीक है ना, कुछ कॉमन है। तो अगर कुछ कॉमन है तो क्या करना है, अगेन वही सेम चीज़ जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। इसके पीछे भी सेम रीज़न है, इस फॉर्मूले के पीछे भी वही सेम रीज़न है, वही सेम रीज़न है। अगर एक सेट ए है, एक सेट बी है, और मुझे निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, तो अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए को ऐड करता हूँ, तो मैं जितने भी एलिमेंट इस दो एरिया में उनको ऐड कर रहा हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी को ऐड करता हूँ, तो जितने भी एलिमेंट्स इस एरिया में उसको ऐड कर रहा हूँ। अब क्या हुआ कि ये जो एरिया था ए इंटरसेक्शन बी का, ये 2 बार ऐड हो गया। तो एक बार इसको, इसके जितने भी एलिमेंट हैं ए इंटरसेक्शन बी के जितने भी एलिमेंट, एक बार माइनस कर दो। एक बार माइनस करूँगा तो एक टिक हट जाएगा, एक टिक इधर, एक टिक इधर, एक टिक इधर, बन गया ए यूनियन बी, ये फॉर्मूला भी बन गया, ठीक है ना। और अगर सेट्स जो हैं वो डिसजॉइंट होते हैं, सेट्स अगर डिसजॉइंट होते हैं यानी ए और बी के जो सर्कल्स हैं उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, एक होता ए का सर्कल, एक होता बी का सर्कल, और मुझे ए यूनियन बी निकालना होता, तो फॉर्मूला क्या होता, एकदम सिंपल, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, ठीक है ना। तो 4 फॉर्मूलेस आपके खत्म हो गए, जल्दी से बताएंगे सभी लोग, किसी को कोई डाउट यहाँ तक, फटाफट बोलो, बता दो भाई, बता दो, कोई डाउट। सिर्फ 4 बच्चों का रिप्लाई है भाई, बाकी बच्चे भी रिप्लाई करें, कृपा कृपया रिप्लाई करें, कोई डाउट। ओके, चलिए, तो इजी है कॉन्सेप्ट, मुश्किल नहीं है, ठीक है ना, एकदम इजी कॉन्सेप्ट है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। अब आते हैं ये 3 फॉर्मूलेस, ये 2 मैं नहीं कराऊंगा, क्यों नहीं कराऊंगा आपको रीज़न पता है, क्योंकि ये 2 फॉर्मूलेस मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ ऊपर। ये क्या है, डी मॉर्गन्स लॉ, याद है, देखो 8 और 9 जो है वो बिल्कुल इसकी तरह है, पी यूनियन क्यू डैश इज इक्वल टू पी डैश इंटरसेक्शन क्यू डैश, पी यूनियन क्यू डैश इज इक्वल टू पी डैश इंटरसेक्शन क्यू डैश, पी इंटरसेक्शन क्यू डैश इज इक्वल टू पी डैश यूनियन क्यू डैश, पी इंटरसेक्शन क्यू डैश इज इक्वल टू पी डैश यूनियन क्यू डैश। तो ये 2 तो हो चुके हैं, ये सिर्फ 3 रह गए कराने के लिए, ध्यान से समझना।
5 6 7 में करा रहा हूँ, पहले सब रब कर देता हूँ। बहुत इजी है, ध्यान से समझना। ये रेड कलर मुझे अच्छा नहीं लगता, कलर चेंज। ये है सेट ए, ये है सेट ए, ये है सेट बी, ठीक है ना। ये है सेट ए, ये है सेट बी। अब हम क्या जानना चाहते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी कैसे निकालें। ए माइनस बी का मतलब क्या है, पहले मैं शेड कर दूँ उस एरिया को। ए माइनस बी का मतलब है ओनली ए, बताया था अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को। ए माइनस बी का मतलब होता है ओनली ए, ठीक है ना, ओनली ए, दिस इज ए माइनस बी, ठीक है ना। इस एरिया को मैं क्या बोलता हूँ, ए माइनस बी बोलता हूँ। ए जो है वो क्या है, ए है, ये येलो वाला एरिया प्लस दिस एरिया, ये पूरा ए है। ये जो येलो एरिया है ये है ए माइनस बी, ठीक है ना, जिसको मैं ओनली ए बी बोलता हूँ। तो अगर मुझे जानना है कि इसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे, इसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे, हाउ मैनी एलिमेंट्स आर देयर इन ए माइनस बी, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसका फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। यानी कि अगर मैं ए वाले सर्कल में से ये वाला एरिया, ये वाले एलिमेंट माइनस कर दूं, अगर पूरे ए वाले जितने भी ए के अंदर एलिमेंट हैं उसमें से अगर मैं माइनस कर दूं वो एलिमेंट जो ए एंड बी दोनों में कॉमन है, यानी कि ए वाले, तो मेरे पास येलो वाला एरिया बचेगा ना। तो लो जी, फॉर्मूला बन गया ए माइनस बी का, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। इसी तरीके से बी माइनस ए का फॉर्मूला बन जाएगा क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, कि बी के अंदर जितने भी एलिमेंट है उसमें से माइनस कर दो वो एलिमेंट जो ए और बी दोनों में कॉमन है। तो कौन से एलिमेंट बचेंगे जो सिर्फ बी के अंदर है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, ये वाले, ठीक है ना, वेरी इजी। तो ये फॉर्मूला आपको समझ आ गया होगा, कौन सा वाला, फिफ्थ वाला, ठीक है ना, डन। आगे देखिए, चलिए सुनिए, ए पॉइंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए डैश यूनियन बी डैश। सबसे पहले तो समझते हैं कि ए डैश यूनियन बी डैश होगा क्या। इसी को थोड़ा ठीक कर लेते हैं। चलिए फिर तो हो गया, ए डैश यूनियन बी डैश, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए डैश यूनियन बी डैश। तो ए डैश क्या होगा, पहले देखते हैं ए डैश क्या होगा। ए डैश मतलब होगा एवरीथिंग अदर देन ए। ए डैश का क्या मतलब होगा, एवरीथिंग अदर देन ए। तो मैं ए डैश को है ना, ए डैश को शेड कर रहा हूँ विथ येलो, ध्यान सुनना, मैं ए डैश को शेड कर रहा हूँ विथ येलो, एवरीथिंग अदर देन ए, एवरीथिंग अदर देन ए इज ए डैश, एवरीथिंग अदर देन ए इज ए डैश। चलो जी, मेरा ए डैश जो है ये मैंने हाईलाइट कर दिया, ये है ए डैश, एवरीथिंग अदर देन ए के अलावा जितना भी था सब मैंने हाईलाइट कर दिया, दिस इज ए डैश। अब मैं बी डैश को हाईलाइट करता हूँ, ठीक है ना, बी डैश को, बी डैश को हाईलाइट करता हूँ ग्रीन कलर से, ग्रीन या फिर ब्लू कलर से। तो एवरीथिंग अदर देन बी इज बी डैश, एवरीथिंग अदर देन बी इज बी डैश। बड़ा मुश्किल काम है भाई, ये देखने में आसान लगता है तुम्हें। चलिए
तो एवरीथिंग अदर देन बी इज बी डैश। तो जितना भी ब्लू वाला एरिया आपको दिख रहा है अब, जितना भी ब्लू वाला एरिया आपको दिख रहा है अब, ठीक है ना, जितना भी ब्लू वाला एरिया आपको दिख रहा है, ठीक है ना, दैट इज बी डैश। या फिर ऐसे समझो, जितना भी आपको बी वाले सर्कल के अलावा एरिया दिख रहा है, जितना भी बी वाले सर्कल के अलावा एरिया दिख रहा है, दैट इज बी डैश। अब ए डैश यूनियन बी डैश का मतलब समझो क्या होगा। जितना भी येलो वाला एरिया है प्लस जितना भी बी वाला एरिया, दोनों को ऐड कर दो विदाउट रिपीटिशन, दोनों को ऐड कर दो विदाउट रिपीटिशन, दोनों को ऐड कर दो विदाउट रिपीटिशन। तो ध्यान से सुनना, अब मैं जितना भी ब्लू वाला और जितना भी येलो वाला एरिया ऐड कर दूं विदाउट रिपीटिशन, दैट इज ए डैश यूनियन बी डैश, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए डैश यूनियन बी डैश, ठीक है ना। जितना भी मैं एरिया ऐड कर दूं येलो वाला प्लस ब्लू वाला विदाउट रिपीटिशन, दैट इज ए डैश यूनियन बी डैश। इन पूरे एरिया के अंदर सिर्फ एक छोटा सा एरिया है जो कवर नहीं हो रहा, और वो है ये बीच वाला एरिया। सिर्फ यही तो शेड नहीं हुआ, बाकी सारा एरिया तो शेड हो गया येलो या ब्लू से, बाकी सारा एरिया तो शेड हो गया येलो या ब्लू से। यानी कि सिर्फ इस एरिया को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट, बाकी सारे एलिमेंट इस एरिया में जितने भी एलिमेंट लिखे हैं इस कॉमन एरिया में, इसके अलावा जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे आ जाएंगे ए डैश यूनियन बी डैश के अंदर। ये आपको बात समझ आ गई? कैसे कर सकते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्स माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। एकदम सिंपल, जितने भी यूनिवर्स के अंदर एलिमेंट हैं इनमें से माइनस कर दो वो एलिमेंट जो ए एंड बी दोनों के अंदर हैं। तो कौन से एलिमेंट बचेंगे? बाकी सारे एलिमेंट। बन गया एक छोटा सा फॉर्मूला, छोटा सा फॉर्मूला। देखो क्या किया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्स, जिसको हम सैम्पल स्पेस भी बोलते हैं, यहाँ पर यू लिख दिया, एस की जगह यू लिख दिया, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए एंड बी। बन गया इसका फॉर्मूला। एक और फॉर्मूला देखो क्या है, ये जो छोटा सा एरिया होता है इसको हम क्या बोलते हैं? ये जो छोटा सा एरिया होता है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी। क्या नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए डैश यूनियन बी डैश नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी है? आंसर इज नो, बल्कि इसका एग्जैक्ट अपोजिट है, इसका एग्जैक्ट अपोजिट। तो मैंने डैश लगा दिया। डैश क्या हो गया? एग्जैक्ट अपोजिट। यानी ऑल दी एलिमेंट्स अदर देन ए एंड बी, ऑल दी एलिमेंट्स अदर देन ए एंड बी। तो ए एंड बी के अलावा जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे क्या हो गए? ए डैश यूनियन बी डैश हो गए। तो इसके दो फॉर्मूलेस बन गए, ठीक है ना। आपको समझ आ गए होंगे अब। अगर मैं इसको बिना डायग्राम के समझाता, आपको ऐसे ही बोलता कि इनको रट लो, तो आपको थोड़ा मुश्किल लगता कि ऐसे कैसे रटे इनको, ठीक है ना। बट अब डायग्राम्स के थ्रू आपको ये बहुत ईजी लग रहा होगा कि हाँ ये तो बहुत ईजी है, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। और इसी तरीके से ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश अगर हमको निकालना है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब सुनो ध्यान से, ए डैश क्या है? ए डैश है पूरा येलो वाला एरिया जो मैंने किया था, वो पूरा ए डैश था। और बी डैश क्या है? सारा का सारा ब्लू वाला एरिया। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का क्या मतलब है? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का क्या मतलब है? वो सारा एरिया जो ए डैश और बी डैश में कॉमन है, कॉमन है। यानी दूसरी भाषा में येलो एरिया एंड ब्लू एरिया जहाँ पे मर्ज हो रहा है, जहाँ पे मर्ज हो रहा है वो है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ऐसा एरिया जहाँ पे येलो और ब्लू कलर मर्ज हो रहे हैं वो है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। और आपको दिखेगा कि जो ए सर्कल है इसके अंदर सिर्फ ब्लू कलर है, जो बी सर्कल है इसके अंदर सिर्फ येलो कलर है। ब्लू और येलो का जो मिक्सचर है वो ए और बी सर्कल के बाहर का जितना भी एरिया है वो है। यानी कि ये जो एरिया है, ये है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ये जितना भी एरिया आपको दिख रहा है अदर देन ए एंड बी सर्कल, ए और बी सर्कल के बाहर का जितना भी एरिया है दैट इज ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है ना। ए डैश मतलब क्या है? ए के अलावा सब कुछ, बी की डैश क्या है? बी के अलावा सब कुछ, ठीक है ना। तो इनका इंटरसेक्शन क्या हो गया? जो इन दोनों में कॉमन है, और इन दोनों में कॉमन क्या है? वो एरिया जिसमें येलो और ब्लू शेड मिक्स हो रहा है, ठीक है ना। इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है? हमें पता है कि ये जो सर्कल्स हैं ए और बी वाले सर्कल्स जो हैं इनको हम कैसे लिख सकते हैं? इनको हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ऐसे नहीं लिख रहा, रुक जाओ। हम कैसे लिख सकते हैं इस चीज़ को ध्यान से समझना। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या है? ये वाला टिक प्लस ये वाला टिक प्लस ये वाला टिक, ठीक है ना। अगर मैं सारे के सारे जितने भी यूनिवर्स के अंदर एलिमेंट हैं उनमें से वो सारे एलिमेंट माइनस कर दूं जो ए यूनियन बी के अंदर हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा? वो सारे एलिमेंट जो ए यूनियन बी में नहीं है, जो ए और बी सर्कल में नहीं है। वही तो हमें चाहिए ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के लिए। लो जी, ये फॉर्मूला बन गया। दूसरा फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का?
दूसरा फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, ये क्या है, ये एरिया क्या है, ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। क्या ये और ये बराबर है, आंसर इज नो, एग्जैक्टली अपोजिट है, तो इसके ऊपर डैश लगा दो। तो ए यूनियन बी डैश यानी अदर देन ए यूनियन बी जितना भी एरिया बच गया दैट इज ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, बिल्कुल सही भाई। तो देखो ये दो फॉर्मूले आपको दिख जाएंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी डैश, ये वाला दिख गया आपको ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का, और दूसरा फॉर्मूला दिख गया जितने भी एलिमेंट यूनिवर्स के अंदर हैं, सैम्पल स्पेस के अंदर है, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी के अंदर जो है, ठीक है ना, वो आपको ये वाला फॉर्मूला दिख गया। ठीक है, तो मुझे जल्दी से बताओ 6th और 7th फॉर्मूला आपको समझ आ गया, फटाफट बताइए। क्या आप लोगों को फॉर्मूला नंबर 6 एंड 7 समझ आ गए, फटाफट बताइए। ओके, आकृति आपने कुछ बोला क्या, दोबारा एक बार रिपीट कर दीजिए। तो मैंने बोला समझ आ गया। ओके, ठीक है ना, तो आपको कुछ भी है ना रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, ये सब क्या जनरली बच्चे लोग क्या करते हैं, इन सबको रटते हैं, बट ये बिना रटे भी समझे जा सकते हैं, इनको समझना ज़्यादा आसान है, रटना मुश्किल है। ठीक है ना, एक बार अगर आपने समझ लिया ना ये चीज़, तो आप एग्जाम में बैठे बैठे खुद भी इन फॉर्मूलेस को बना सकते हो, खुद भी बना सकते हो। ठीक है ना, आपको जानना है, अगर आपके सामने सिचुएशन आ गई कि भाई ए डैश यूनियन बी डैश क्या होगा, तो आपने जल्दी से एक वेन डायग्राम बनाया, उसमें पहले ए डैश देखा क्या है, फिर देखा बी डैश क्या है, फिर उनका यूनियन क्या होगा, फिर सोचा कि इसको किस तरीके से निकाल सकते हैं हम लोग, जो भी तरीका आपके दिमाग में आया निकालने का वो फॉर्मूला बन गया भाई। ठीक है ना, अलग अलग तरीके भाई इनको निकालने का, कोई दिक्कत तो है नहीं। देखो और भी तरीके हो सकते हैं, एक और फार्मूला बना दें इनका, हम अपनी मर्जी से बनाते हैं फार्मूला, ठीक है, अपनी मर्जी से ए डैश यूनियन बी डैश का बनाते हैं, और फिर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का भी बनाएंगे। अब देखो ए डैश यूनियन बी डैश क्या है, जितना भी शेडेड एरिया है, जितना भी शेडेड एरिया है दैट इज ए डैश यूनियन बी डैश, यानी ये जो व्हाइट वाला एरिया है इसके अलावा जितना भी एरिया आपको दिख रहा है, जितना भी एरिया आपको दिख रहा है वो क्या है, ए डैश यूनियन बी डैश है। अब देखो उसका एक और कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला बन सकता है, ध्यान से देखना क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी, यानी कि सिर्फ ओनली ब्लू वाला जो एरिया है, ए सर्कल का जो ब्लू एरिया है दैट इज ए माइनस बी, ओनली ए, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस ए, बी माइनस ए क्या मतलब हो गया, बी माइनस ए का क्या मतलब हो गया, ओनली बी, यानी कि येलो वाला एरिया, बी सर्कल का येलो वाला एरिया, ये हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी और बी माइनस ए, यानी कि ये वाले एलिमेंट और ये वाले एलिमेंट ऐड कर दिए मैंने। ठीक है ना, अब मुझे और क्या करना है, मुझे ये वाले एलिमेंट और माइनस करना है जो कॉमन एरिया वाले हैं, जो येलो और ब्लू शेड मिक्स है, और इसको मैं क्या बोलता हूँ, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बोलता हूँ। तो देखो एक और फार्मूला बन गया, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बाकी दोनों से, ठीक है ना, बट फार्मूला तो फार्मूला है भाई, इसको भी हम फार्मूला बोल सकते हैं, इससे भी हमारा आंसर एकदम सही आएगा। ठीक है ना, मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, ध्यान से देखना, ये वाला एरिया, ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट, इन सबको ऐड कर दिया, तो मेरा क्या बन गया, ए डैश यूनियन बी डैश बन गया। इसी तरीके से ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश कैसे बना सकते हैं, ठीक है ना, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश कैसे बना सकते हैं, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश क्या है, जो शेडेड एरिया है जिसमें जिसमें ब्लू और येलो शेड दोनों मिक्स हैं, दैट इज ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है ना, दैट इज ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो इसका और कौन सा फॉर्मूला बन सकता है, सोचो सोचो सोचो, अगर मैं जितने भी पॉसिबल एलिमेंट्स हैं इनमें से माइनस कर दूं, इनमें से माइनस कर दूं वो सारे एलिमेंट जो सिर्फ ए के अंदर हैं, माइनस कर दो वो सारे एलिमेंट जो सिर्फ बी के अंदर हैं, और माइनस कर दो वो सारे एलिमेंट जो ए एंड बी दोनों के अंदर हैं, तो भी मुझे यही मिलेगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। यानी मैंने इन सारे एलिमेंट्स को, जो भी पॉसिबल एलिमेंट है सबको ऐड किया, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ यूनिवर्स, और उसमें मैंने माइनस किए ये वाले एलिमेंट्स, फिर मैंने माइनस किए ये वाले एलिमेंट, और फिर मैंने माइनस किए ये वाले एलिमेंट्स, तो मेरे पास क्या बचे, ये सारे एलिमेंट्स, और ये मुझे चाहिए था। ठीक है ना, तो फॉर्मूला आप खुद भी बना सकते हो, खुद भी बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आपको लॉजिक समझ आना चाहिए। तो देखिए इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है, एक मिनट होल्ड करना, इसी के साथ जो हमारा चैप्टर है सेट्स, ये कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोगों का होमवर्क सुनो, होमवर्क आपका होमवर्क है, क्योंकि हमारा सेट्स चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, तो आपको जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं सेट्स वाले, ठीक है ना, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 59, ये सारे क्वेश्चंस करने हैं।
क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 39, ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन, एक मिनट रुक जाओ। हाँ, तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, कहाँ गया भाई, ये रहा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ से लेकर के क्वेश्चन नंबर 59 तक जितने भी क्वेश्चन है सारे आपको ट्राई करना है। ये सारे सेट्स के क्वेश्चन है, इसके बाद रिलेशन फंक्शन के क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। ये हम अगली क्लास में जब कॉन्सेप्ट करेंगे तब आपको ये क्वेश्चन ट्राई करना है। तो आज का आपका होमवर्क रहेगा, परसों तक का टाइम है आपके पास, परसों हमारी क्लास होगी अब, ठीक है ना। तो आपको ये सारे क्वेश्चन ट्राई करना है 1 से लेकर के 59। आपको हार्डली इन क्वेश्चन को ट्राई करने में 2 घंटे लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा, हार्डली 2 आवर्स, ठीक है ना, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। तो 2 घंटे दे देना। तो अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तो ये चीज़ आपको बेटर तरीके से समझ आ पाएगी जब हम डाउट्स लेंगे तो। ओके जी, कोई दिक्कत, गिले शिकवे जल्दी से बता दीजिए एक बार। सिक्स चैप्टर हमारा कंप्लीट है वैसे, ठीक है भाई, बोलो भाई बोलो, सब समझ आ गया आज की क्लास में? बताओ भाई बताओ। ओके, वेरी गुड।